आइए आज मैं आपको अपनी यूनिवर्स की सैर कराता हूँ। जितना मुशाहिदा हमने अपने यूनिवर्स का किया है, हमने आज तक 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज को देखा है। इन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में 20,000 अरब अरब स्टार्स मौजूद हैं और उनके गिर्द प्लैनेट्स मौजूद हैं। लेकिन इतना दूर क्या जाना, हम सिर्फ अपनी गैलेक्सी की ही बात करें तो हमारी गैलेक्सी में 200 अरब स्टार्स मौजूद हैं। 40 बिलियन ज़मीन जैसे प्लैनेट्स मौजूद हैं। ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जहां पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हैबिटेबल है, गोल्डीलॉक जोन में मौजूद है। यूं तो लगता है कि हमें जिंदगी की कोई ना कोई शक्ल कायनात में और अपनी गैलेक्सी में मिलेगी, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये एलियन लाइफ हमसे कितनी ज्यादा ताकतवर हो सकती है? इसी सवाल ने एक रशियन एस्ट्रोफिजिस्ट को बहुत ज्यादा तंग किया। उनका नाम था निकोलाई कार्दाशेव और उन्होंने सोचा कि एक ऐसा पैमाना बनाना चाहिए जो कि एलियन लाइफ की पावर को, उनकी सिविलाइजेशन की पावर को बयान कर सके। और उन्होंने एक ऐसा स्केल बनाया है जिसे कार्दाशेव स्केल कहा जाता है। ये स्केल किसी भी एलियन सिविलाइजेशन की पावर के बारे में हमें बता सकता है। उन्होंने इसके लिए 2 मैट्रिक्स लिए, 2 मेयार लिए। पहला मेयार ये है कि ये एलियन लाइफ जहाँ पर रहती है वो वहाँ की एनर्जी कितने एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करती है और उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कितनी टेक्नोलॉजी बनाती है। क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी ज़्यादा बनाएंगे तो आप और ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकेंगे और फिर और ज़्यादा टेक्नोलॉजी बना सकेंगे। तो ये एक साइकिल है जिसमें उस मखलूक ने चलना है। उन्होंने इस मेट्रिक की बुनियाद पर 5 किस्म की सिविलाइजेशंस को डिफाइन किया। टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट की सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए टेक्नोलॉजी बना सकती है। टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए टेक्नोलॉजी बना सकती है। टाइप 3 गैलेक्सी की पूरी एनर्जी यूज कर सकती है। टाइप 4 मल्टीपल गैलेक्सीज का इस्तेमाल कर सकती है। और फिर आखिर में एक टाइप है टाइप ओमेगा, जो कि मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के आखिर में बताने जा रहा हूँ। हमारी ज़मीन पर सूरज से आने वाली एनर्जी 10 की ताकत 16 वॉट्स है। लेकिन क्या ये सारी एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं और अपने काम में लाते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगर हम उस एनर्जी को देखें जो हम जनरेट करते हैं तो उस लिहाज से कुछ कैलकुलेशंस ये कहती हैं कि हम इस वक्त 0.6 लेवल की सिविलाइजेशन, और कुछ स्टडीज ये कहती है कि हम 0.75 लेवल की सिविलाइजेशन, यानी हम टाइप 1 सिविलाइजेशन नहीं, हम 0 लेवल सिविलाइजेशन। टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट पर पड़ने वाली सारी की सारी एनर्जी को यूज कर सकती है, टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर सकती है। वो अपने मौसमों का इख्तियार रख सकती है, बारिश बरसा सकती है, फ्लड्स को कंट्रोल कर सकती है, अर्थक्वेक्स को कंट्रोल कर सकती है, हत्ता के ग्रेविटी को भी कंट्रोल कर सकती है। उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी होगी कि वो समंदरों की लहरों से भी बिजली बना सकेगी, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से भी बिजली बना सकेगी। ये ऐसी सिविलाइजेशन होगी जिनकी बैटरियां कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगी, उनके मोबाइल्स को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी, उनकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि बैटरीज खुद ब खुद हर वक्त 100% चार्ज रहेंगी। ये सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट में माइनिंग नहीं करेगी, मादनियात नहीं निकालेगी, बल्कि स्पेस में माइनिंग करेगी। और मैं आपको ये बता दूं कि इंसान बहुत जल्द अगले 3-4 सालों में स्पेस में माइनिंग करने जा रहा है। लेकिन हम अभी भी टाइप 1 सिविलाइजेशन नहीं है। टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें 100 से लेकर कई सैकड़ों साल चाहिए ताकि हम इतनी टेक्नोलॉजी हासिल कर सकें कि हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन सकें। अब मैं आपको लेके आता हूँ टाइप 2 सिविलाइजेशन की तरफ। ये ऐसी सिविलाइजेशन होगी जो कि सोलर सिस्टम की तमाम एनर्जी को इस्तेमाल कर सकेगी। इस सिविलाइजेशन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि ये प्लैनेट्स को टेराफॉर्म कर सकेगी, आबाद कर सकेगी, जिस तरीके से हम मरीख को आबाद करने जा रहे हैं। ये प्लैनेट्स के मदार चेंज कर सकेगी, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक प्लैनेट को ले जा सकेगी, प्लैनेट्स की स्पिन को चेंज कर सकेगी, उनके रोटेशन को चेंज कर सकेगी।
ऐसी सिविलाइजेशन अपने प्लैनेटरी सिस्टम की इंजीनियरिंग कर सकेगी। हम अगर अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो हम एस्ट्रॉयड बेल्ट को खत्म कर सकते हैं, हम मरकरी को सूरज से थोड़ा सा दूर कर सकते हैं अगर हम टाइप 2 सिविलाइजेशन है। टाइप 2 सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसने सूरज की सारी एनर्जी हासिल करनी है। सूरज में 10 की ताकत 26 वॉट एनर्जी है जो कि टाइप 2 सिविलाइजेशन ने हासिल करनी है, और उसके लिए उन्हें जो आइडिया मिला है वो है एक अमेरिकन फिजिसिस्ट है जिसका नाम है फ्रीमैन जॉन डायसन। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अगर हम सूरज की एनर्जी को हार्नेस करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमें सूरज के गिर्द सोलर पैनल्स को लेके जाना होगा और एक स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसे डायसन स्फीयर कहा जाता है, ताकि सूरज की एनर्जी जाया ना हो। इस डायसन स्फीयर में 10 की ताकत 26 वॉट एनर्जी हासिल करने की ताकत होगी, लेकिन बाद में कुछ और साइंसदानों ने इसको फर्दर इंप्रूव करते हुए, इसके डिजाइन को इंप्रूव करते हुए डायसन स्वार्म की टेक्नोलॉजी का इजरा किया है, जिसमें छोटे छोटे सोलर पैनल्स, सोलर सैटेलाइट्स सूरज के गिर्द एक हॉल में, एक जाल में घूम रहे होंगे और एनर्जी हासिल कर रहे होंगे। इसके लिए हमें 30 क्वाड्रिलियन सैटेलाइट्स की जरूरत है, और अगर हम डायसन स्फीयर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए इस वक्त जो हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, अगर वो इसी रेट से तरक्की करे तो हम 3200 यानी 3200 सालों में डायसन स्फीयर बना सकेंगे, और 3200 सालों के बाद शायद हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन सकें। डायसन स्फीयर बनाने के लिए हमें जमीन के अलावा भी सूरज के गिर्द कोई बहुत बड़ा स्टेशन चाहिए होगा अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, अपने मटेरियल के लिए, और उसके लिए इंतखाब किया जाएगा मरकरी का। अगर हम ज़मीन की सारी एनर्जी यूज़ करके और अपनी सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके स्पेस में कोई बड़ी से बड़ी चीज़ भेजना चाहे तो माउंट एवरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम स्पेस में भेज सकते हैं, लेकिन हमने तो सूरज के गिर्द एक बहुत बड़ा हॉल बनाना है। इसलिए मरकरी, जिसके एटमॉस्फेयर नहीं है, जो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है और जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम है, ताकि थोड़े फ्यूल के साथ रॉकेट वहाँ से निकल सकें और स्पेस में सैटेलाइट्स को छोड़ सकें, उसका इंतखाब किया गया है। ऐसे मटेरियल का इंतखाब किया गया है जो कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सके और हम उसे एक जगह पर इकट्ठा कर सकें। इसका मतलब ये है कि टाइप 2 सिविलाइजेशन जहां भी होगी, उनके सूरज के गिर्द आपको कोई ना कोई मेगा स्ट्रक्चर जरूर नजर आएगा। लेकिन अब मैं आता हूं आपको टाइप 3 सिविलाइजेशन की तरफ लेकर, जो कि अपनी गैलेक्सी में मौजूद तमाम स्टार्स से एनर्जी हासिल कर सकेगी, उनके गिर्द डायसन स्फीयर्स बनाएगी। बल्कि कुछ जगह पर तो ये भी लिखा है कि वो ब्लैक होल जो कि उस गैलेक्सी के बीच में है, उसके गिर्द भी डायसन स्फीयर बनाकर एनर्जी हासिल करेगी। ये ऐसी मखलूक होगी जो कि नई किस्म की फिजिक्स बनाएगी, रूल्स को चेंज कर देगी फिजिक्स के। इसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सके, डार्क मैटर को कंट्रोल कर सकेगी। इनके सामने शायद इंसान एक बैक्टीरिया से ज़्यादा हैसियत ही रखेंगे। ये ऐसी सिविलाइजेशन होगी जो शायद हमें इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मानने से भी इनकार कर दें। इनकी उम्रें बहुत ज़्यादा होंगी। तो अगर हमने ऐसी सिविलाइजेशन को देखना है तो हमें किसी भी गैलेक्सी में सूरजों के गिर्द, स्टार्स के गिर्द अगर किसी किस्म के स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर ऐसी मखलूक रहती है जो कि टाइप 3 सिविलाइजेशन है। इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं और टाइप 4 और 5 सिविलाइजेशन की तरफ आते हैं। टाइप 4 सिविलाइजेशन गैलेक्सी क्लस्टर्स का इस्तेमाल करेगी, वहां से एनर्जी लेगी। गैलेक्सी क्लस्टर में 100 से लेकर 1000 गैलेक्सीज मौजूद होती हैं। तो आपने एक इतना बड़ा डायसन स्फीयर बनाया थ्योरेटिकली, जिसने गैलेक्सीज को अपने अंदर समो लिया और उनकी एनर्जी आप हासिल कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम क्लस्टर से, लोकल क्लस्टर से आगे जाएं तो सुपर क्लस्टर्स आते हैं। हमारी गैलेक्सी एक लोकल क्लस्टर का हिस्सा है, लेकिन उससे भी बड़ा एक स्ट्रक्चर सुपर क्लस्टर कहा जाता है, जो यूनिवर्स के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स में से एक है। इसमें गैलेक्सी क्लस्टर्स आते हैं जिनमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स गैलेक्सीज होती हैं। वो एक गैलेक्सी क्लस्टर बनाती है और एक सुपर क्लस्टर में बहुत सी गैलेक्सी क्लस्टर्स होती हैं। और अगर हम उनका इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी के लिए,
तो हम एक टाइप 5 सिविलाइजेशन बनने जा रहे हैं। कमोबेश हम पूरी कायनात की एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस स्केल में आगे जाते जाते एक सिविलाइजेशन ऐसी भी आती है जिसे टाइप ओमेगा कहा जाता है। हम इन सिविलाइजेशन का शऊर तो नहीं हासिल कर सकते, लेकिन टाइप ओमेगा सिविलाइजेशन के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपनी गैलेक्सी को मॉडिफाई कर सकती है और वो दूसरी गैलेक्सी को भी मॉडिफाई कर सकती है। उसमें इतनी ताकत होगी कि वो बूढ़े होते हुए सूरज को, सितारों को जवान कर सकेगी। वो रीलाइट कर देगी सितारों को। उसके लिए फिजिक्स के लॉज कुछ मायने नहीं रखते होंगे। वो उनको तोड़ सकती है, मरोड़ सकती है, उनको चेंज कर सकती है। लेकिन क्या इतनी ताकत इंसान में है, हमारे सिविलाइजेशन में, कि हम इस लेवल तक पहुंच सकें? मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं रे कर्जवेल से, जो कि टेक्निकल हेड हैं गूगल के। 1980 की दिहाई में इन्होंने बहुत सी टेक्नोलॉजिकल प्रिडिक्शंस की थी जो वक्त के साथ साथ सही साबित हुई, और 86% इनकी प्रिडिक्शन सही साबित हुई। अब इन्होंने फिर बहुत सी टेक्नोलॉजिकल प्रिडिक्शंस की हैं, जिनमें से एक ये है कि 2045 में हमारी तमाम टेक्नोलॉजी ज़मीन में इंटरकनेक्ट हो जाएंगी और टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी आ जाएगी। ज़मीन एक बहुत बड़े कंप्यूटर की तरह होगी और हर रोज़ नई रिसर्च हो रही होगी और दरियाफ्तें, इन्वेंशंस हो रही होगी। हम डिस्कवरीज कर रहे होंगे, हर रोज़ की बेसिस पर हम नई डिस्कवरीज कर रहे होंगे। तो क्या उस वक्त ये आपको इम्पॉसिबल लगेगा कि हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बने या टाइप 2 सिविलाइजेशन बने? सोचने को ये ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन फिर हम देखते हैं कायनात की तरफ, अपनी गैलेक्सी की तरफ, और हमें दूर दूर तक टाइप 3 सिविलाइजेशन नज़र नहीं आती। ऐसी कोई गैलेक्सी हमें अभी तक नहीं मिली जहां हमें मेगा स्ट्रक्चर्स नजर आए। हमें 2-3 मरतबा कन्फ्यूजन हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी गैलेक्सी नज़र नहीं आई जिसे देखकर हमें लगे कि यहाँ पर टाइप 3 सिविलाइजेशन आबाद है, या टाइप 3 सिविलाइजेशन के फॉसिल्स आबाद हैं। वो किसी ज़माने में आबाद थी, ख़त्म हो गई, लेकिन हमें उनके मेगा स्ट्रक्चर्स मिले हों। यूँ लगता है कि टाइप 3, टाइप 4, 5 सिविलाइजेशन हमारी कायनात में एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमें देखना चाहिए 1.5 से लेकर 2.5 सिविलाइजेशन के बीच, और उनको बताने के लिए हमें रेडियो सिग्नल स्पेस में भेजने पड़ते हैं, जो कि बहुत अरसे के बाद जाकर हमारे करीबी सितारे यानी प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचेंगे। और ये भी हो सकता है कि इस कायनात में हम सिर्फ एक ही इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हो। सोचने की बात यह है कि क्यों सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट नहीं करती, वो कौन सा बैरियर है जो उन्हें कुछ अरसे के बाद ख़त्म करता रहता है। 1997 में हॉलीवुड ने एक मूवी रिलीज की जिसका नाम था कॉन्टैक्ट। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक साइंसदान डिश एंटीने के साथ बैठकर लैपटॉप से एलियन के सिग्नल्स हेडफोन के जरिए सुन रहा है। अगर कभी एलियंस ने हमसे रब्ता किया तो क्या वो हमें ऐसे ही सिग्नल्स भेजेंगे जो हम हेडफोन के जरिए सुन सकेंगे? आज की साइंस ये कहती है कि जिंदगी का इजरा सितारों से हुआ। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी मिनरल्स हैं वो स्टार्स के दिए हुए हैं। जब एक स्टार फटता है तो उसके जरिए मिनरल्स दूर दूर तक फैल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से पानी भी स्टार से बनता है, सूरज से बनता है, और इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो किसी जगह जिंदगी शुरू होने के लिए आपको मिनरल्स की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, और एक अदद प्लैनेट की ज़रूरत है जो कि हैबिटेबल जोन में होना चाहिए। ये ऐसी जोन है एक सोलर सिस्टम की, जो कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ तस्वीर में, जहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। अगर पानी वहाँ पर स्टीम की फॉर्म में मौजूद है, यानी कि वो सूरज से बहुत करीब है या सूरज से बहुत दूर है, और पानी बर्फ़ की फॉर्म में मौजूद है, वहाँ पर ज़िंदगी के चांसेस कम हैं। इस प्लैनेट के गिर्द एक एटमॉस्फेयर होनी चाहिए जो कि उसे सूरज की रेडिएशन से बचाए। ये वो अवामिल हैं जिनसे हमें लगता है कि ज़िंदगी शुरू होती है। लेकिन हमारी ज़िंदगी कार्बन बेस्ड है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो 118 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट जिसे कार्बन कहा जाता है, हमारी ज़िंदगी की जो बेसिक यूनिट्स हैं वो उन कार्बन की चेन से बने हुए हैं। इनमें रिंग टाइप चेन्स भी होती हैं और इनमें ओपन एंडेड चेन्स भी होती हैं। कार्बन एक बहुत ही फ्लेक्सिबल एलिमेंट है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, अपने साथ बॉन्डिंग भी कर सकता है और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। कुछ लोगों का तो कहना यह है कि कार्बन हमारे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल एलिमेंट है।
इसके नीचे अगर देखें तो हमारे पास सिलिका है, लेकिन सिलिका इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। कार्बन से चेन्स बनती है और चेन से फर्दर अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स तक बात पहुंचती है, जो बेसिक यूनिट है हमारी सेल का। इसलिए हमारी जिंदगी एक तो सोलर सिस्टम में बनी और फिर कार्बन बेस्ड जिंदगी बनी। जब हम जिंदगी की तलाश गैलेक्सी में करेंगे, यूनिवर्स में करेंगे, तो वो जिंदगी क्या कार्बन बेस्ड होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उस जिंदगी तक हम पहुंचेंगे कैसे? क्या उसे हमें सिग्नल भेजने पड़ेंगे या हम इंतजार करें कि वो हमें सिग्नल भेजे, अपने होने का एहसास दिलाए? इस वक्त हम ये दोनों काम कर रहे हैं। हम स्पेस में सिग्नल्स भी भेज रहे हैं और उनके सिग्नल रिसीव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सवाल ये आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किस बैंड में सिग्नल्स भेजने चाहिए। क्या आप गैमा रेज का इस्तेमाल करेंगे या रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करेंगे या ऑप्टिकल कम्युनिकेशन करेंगे? इस सवाल को सबसे पहले हैंडल किया 1959 में दो साइंसदानों ने, जिनका नाम था कोकोनी और मॉरिसन्स। इन दोनों ने पूरा बैंड स्टडी करके हमें बताया कि रेडियो वेव्स बेहतरीन जरिया है एलियंस तक सिग्नल भेजने का स्पेस के जरिए। उसकी कुछ वजूहत थी। एक वजह तो ये थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रेडियो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रही थी। हमारे पास टेक्नोलॉजी ही रेडियो की थी, इसलिए हमने उसी का इस्तेमाल करना चाहा। हमारे पास ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी और बाकी टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं थी। और दूसरी वजह यह है कि जब हम स्पेस की तरफ देखते हैं तो हमें स्पेस में मुख्तलिफ जगह पर काले काले धब्बे नज़र आते हैं। मैं आपको इनका रिसर्च पेपर भी दिखा रहा हूँ, जो कि इन्होंने 1959 में लिखा था। आप इस तस्वीर में इन काले धब्बों को देख सकते हैं। ये धब्बे डस्ट है, स्पेस डस्ट है, जो कि सितारों के फटने से स्पेस में पैदा होती है। और ये स्पेस डस्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स को बड़े आराम से ऑब्जॉर्व कर लेती है। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि हम ऑप्टिकल सिग्नल्स भेजें, और अगर हम कम इंटेंसिटी के ऑप्टिकल सिग्नल्स भेजते हैं तो वो स्पेस में से गुजर नहीं सकेंगे, क्योंकि स्पेस डस्ट उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। इसीलिए हम ये एक रेडियो टेलीस्कोप से, जिसका नाम है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, पूरी ज़मीन पर मुख्तलिफ टेलीस्कोप स्टेशंस को इकट्ठा करके हमने पूरी ज़मीन को एक टेलीस्कोप बनाया, रेडियो टेलीस्कोप बनाया, और उसके ज़रिए आने वाले सिग्नल्स को कैप्चर किया और उनको प्लॉट करके हमें इस ब्लैक होल के बारे में पता चला। 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर से आने वाले रेडियो सिग्नल्स हम तक पहुंच सके। इसी असना में एक और साइंसदान फ्रैंक ड्रैक, जो कि 1960 में एक पेपर पब्लिश करते हैं, और उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टडी की और उन्होंने भी कहा कि रेडियो वेव्स बेहतरीन तरीका है एलियंस के साथ कम्युनिकेट करने का। उन्हें सेटी के एक प्रोजेक्ट ओज़मा का हेड बनाया गया। अगर आप सेटी के बारे में नहीं जानते तो आपको जानने की ज़रूरत है कि एक नासा का प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस ने फंड नहीं किया, और उसकी वजह से ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो डोनेशंस पे चल रहा है, लेकिन पूरी कायनात में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढ रहा है, एलियंस को ढूंढ रहा है, इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट लाइफ की तरफ। ज़्यादातर इसका फोकस इंटेलिजेंट लाइफ की तरफ है। तो फ्रैंक ड्रेक साहब ने दो स्टार्स को, दो सोलर सिस्टम्स को रीड करना शुरू किया, टॉस एटी और एप्सिलॉन। उनको फौरन एक सिग्नल मिला, वो खुश हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिग्नल एक अनअनाउंस्ड फ्लाइट थी गवर्नमेंट की, जिससे जनरेट हो रहे थे। 1960 में टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी। हमारे रिसीवर एक वेवलेंथ को आधा घंटा मॉनिटर करते थे कि वहां पर उनको किसी किस्म के सिग्नल मिलते हैं, और फिर अगली वेवलेंथ पर चले जाते थे। इस तरीके से बहुत ज्यादा टाइम लगता था कि हम सारी वेवलेंथ्स को स्कैन करें। अगर हम अपनी गैलेक्सी में ही देखें तो 200 से 400 बिलियन स्टार्स मौजूद है उनके सोलर सिस्टम से। फ्रैंक ड्रेक ने हमें एक ऐसी इक्वेशन भी दी जिसके जरिए हम अपनी गैलेक्सी में मौजूद इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के बारे में एस्टिमेट लगा सकते हैं। आप जब भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढने की बात करेंगे तो इस इक्वेशन के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। यहाँ पर n नंबर ऑफ सिविलाइजेशंस हैं जो कि हमसे कम्युनिकेट कर सकता है हमारी गैलेक्सी में। इसमें गैलेक्सी की बात हो रही है, और वो बराबर है 7 चीज़ों के प्रोडक्ट के। सबसे पहले R है, जो कि स्टार फॉर्मेशन है, एवरेज स्टार फॉर्मेशन है एक गैलेक्सी में। हम आज ये जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी में एक साल में 3 स्टार्स बनते हैं। आगे F सब P है, जो कि उन स्टार्स के गिर्द, गैलेक्सी के तमाम स्टार्स के गिर्द प्लैनेट्स की बात करता है। और आज हम ये जानते हैं, जो कि मैं आपको आगे भी बताऊंगा, कि हर स्टार के गिर्द कम से कम एक प्लैनेट जरूर है।
अगर हम एन सब ई की तरफ आए तो ये हमें बताता है कि जितने भी स्टार्स के गिर्द प्लैनेट्स हैं उनमें से कितनी रेशो है जो कि हैबिटेबल जोन में, जो कि ऐसी जगह है जहां पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। और आज हम ये जानते हैं कि 1/5 20% प्लैनेट्स एक सोलर सिस्टम के ऐसे होते हैं जो कि हैबिटेबल जोन में होते हैं। तो वहां पर चांसेस काफी ज्यादा हैं लाइफ को ढूंढने के। अब इनमें से कितने प्लैनेट्स हैं जहां पर लाइफ आ सकती है, इसके बारे में हम नहीं जानते कि क्या फ्रैक्शन है कि वहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, जो कि एफ सब आई बता रहा है। आगे अगर हम चलें तो उन प्लैनेट्स में जिनमें लाइफ आई है उनमें से कितनी फ्रैक्शन है जो कि इंटेलिजेंट लाइफ बनी है। जिस तरीके से हम मरीख की बात कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है मरीख पर हमें लाइफ तो मिलेगी लेकिन इंटेलिजेंट लाइफ नहीं होगी। हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक प्लैनेट ऐसा है जिसमें इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है, तो ये फ्रैक्शन हमें उसके बारे में बताएगी। एफ सब सी की तरफ आए तो वो हमें बताएगी कि अगर इंटेलिजेंट लाइफ है तो उसने रेडियो कैपेबिलिटी, कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी कब हासिल की। आज की साइंस ये कहती है कि इंसान 1 मिलियन साल से इस दुनिया पर मौजूद है, 10 लाख सालों से, लेकिन हमने रेडियो सिग्नल भेजने की जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ पिछले 100 सालों में हासिल की। तो हमने अपनी पूरी स्पैन में, इंसानियत के स्पैन में 0.0001% टाइम में ये कैपेबिलिटी हासिल की। उससे पहले हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि हम मौजूद थे लेकिन कोई हमें डिटेक्ट नहीं कर सकता था। और आखिरी चीज एल हमें बताता है कि अगर वो ये सारी चीजें रखते हैं, एक स्टार है, उसके गिर्द एक प्लेनेट है, उस प्लेनेट पर लाइफ आई, उससे इंटेलिजेंट लाइफ बनी, फिर उसने ऐसी कम्युनिकेशन के डिवाइसेस बनाए जो कि कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो जो सिविलाइजेशन है वो कितना अर्सा गैलेक्सी में रही, क्या वो उस वक्त जिंदा है जब आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, या उसका लाइफ विंडो आपकी लाइफ विंडो से फर्क है। स्टार्स के बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई वो हमें केपलर मिशन से मिली। केपलर मिशन स्पेस में नासा ने भेजा। इसने 5 लाख के करीब स्टार्स को ऑब्जर्व किया। ये एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप है और वहां पर उसने प्लैनेट्स देखे कि हर स्टार के गिर्द कितने प्लैनेट्स हैं। उन प्लैनेट्स को ये भी देखा कि क्या वो हैबिटेबल जोन में है। इसने सुपरनोवा भी देखा, लेकिन इसने 678 जीबी का डाटा हमें भेजा और उस 678 जीबी के डाटा को सुपर कंप्यूटर्स में प्रोसेस करके हमने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाली। तो जूडी फॉस्टर जब डिश एंटीना के नीचे बैठकर लैपटॉप के जरिए हेडफोन लगाती हैं, उनको अंदाजा नहीं था कि जब हम एलियन की सर्च स्पेस में करेंगे तो कितना ज़्यादा डाटा हमें मिलेगा। और उसके बाद हमने एक मॉडल बनाया जिसे ऑरे कहा जाता है, केपलर ऑरे। इसके मुख्तलिफ वर्जन हैं और इसमें जो साइज़ है वो हमने अपने सोलर सिस्टम का रखा है। तो आपको जो बड़े बड़े सोलर सिस्टम इसमें नज़र आ रहे हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के रिलेटिव हैं। वो इतने बड़े सोलर सिस्टम है हमारे सोलर सिस्टम के मुकाबले में। तो हमने पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म बनाया और उससे हमें पता चला कि स्टार फॉर्मेशन क्या है, कितने प्लैनेट्स एक स्टार के गिर्द एवरेज में पाए जाते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें केपलर ने दी, केपलर टेलीस्कोप ने दी। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको एल भी बताया था कि वो विंडो क्या है जिसमें एलियन लाइफ और हम इकट्ठे एग्जिस्ट कर सकें। अगर हम पूरी कायनात की लाइफ जो कि 14 बिलियन ईयर्स है उसको 1 साल पर मुहित कर लें तो 1 जनवरी को बिग बैंग हुआ, मार्च में मिल्की वे बनी, अगस्त में हमारा सोलर सिस्टम बना और ज़मीन सितंबर पे आई। दिसंबर के एंड पर हम ज़मीन पर आए और रेडियो टेक्नोलॉजी तो शायद हमने 31 दिसंबर 11 बजे हासिल की। तो इसलिए आप देखें कि इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है। 1 जनवरी से लेकर 11 बजे 31 दिसंबर तक हम एलियंस के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इवन बीच में हम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इस विंडो में अगर एलियन आए और वो ख़त्म हो गए तो हम उनको कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशंस मौजूद होंगी या उनके फॉसिल्स कम से कम हमें ज़रूर मिलेंगे। जब हम एलियन की बात करते हैं तो हम अपनी कायनात के सिग्नेचर को भी देखते हैं। हम अपनी कायनात के रेडियो मैप को देखें जो कि मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं, तो आपको यहाँ पर कायनात में हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा मिलेगी, न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। और जब ये गैस एक्साइट होती है तो ये शाइन करती है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इसकी एक्साइटेशन की वजह से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वो 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ की होती हैं। तो हम अपने जितने भी रेडियो रिसीवर्स हैं उनको 21 सेंटीमीटर पर ट्यून करके रखते हैं, क्योंकि एलियंस भी ये सोच सकते हैं कि उन्होंने अगर हम तक सिग्नल पहुंचाने हैं तो वो 21 सेंटीमीटर के सिग्नल्स भेजें, क्योंकि इस वक्त हम
पूरी कायनात की जब रेडियो एस्ट्रोनॉमी कर रहे हैं तो 21 सेंटीमीटर के सिग्नल्स को तो हम वैसे ही रीड कर रहे हैं। हमारे पास अब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि हम बिलियंस ऑफ नैरो बैंड रेडियो चैनल्स को एट अ टाइम स्कैन कर सकते हैं। तो हम मल्टीपल रेडियो चैनल्स को स्कैन कर सकते हैं और हमें यह भी पता है कि किस वेवलेंथ को हमने स्कैन करना है। लेकिन अभी तक हमें एलियंस नहीं मिले। इसका ये मतलब नहीं है कि एलियन एग्जिस्ट नहीं करते। इसकी एग्जांपल हम आपको एक समंदर से देते हैं कि अगर समंदर में मछलियां मौजूद हैं और आप ये ढूंढना चाहते हैं कि क्या वाकई मौजूद है, तो एक गिलास से अगर आप समंदर का पानी लेंगे कोई मछली नहीं आएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर मछलियां मौजूद नहीं है, बल्कि आपका सैंपल साइज बहुत छोटा है। यही वजह है कि हमें एलियंस मिलने बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि अभी तक जितना भी स्कैन हम यूनिवर्स को कर रहे हैं हमारा सैंपल साइज बहुत छोटा है। सैंपल साइज को बड़ा करने के लिए एक प्रोजेक्ट का आगाज किया गया जिसे प्रोजेक्ट लिसन कहा जाता है 2016 में, जिसको फंड कर रहे हैं एक रशियन बिलियनर जिनका नाम है यूरी मिलनर। और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में 1 मिलियन स्टार्स को स्कैन करना है और उनके गिर्द घूमते हुए प्लैनेट्स को देखना है। हर स्टार को इस जदीद टेक्नोलॉजी के बाद तकरीबन आधे से 1 घंटे में रीड किया जाएगा, उससे आने वाले सिग्नल्स को देखा जाएगा और फिर अगले स्टार पर हम चले जाएंगे। वो सारा का सारा डाटा मशीन लर्निंग में आएगा, सुपर कंप्यूटर्स में आएगा और वहाँ पर डाटा एनालिसिस होगा और उसके रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि ड्रेक इक्वेशन हमें बताती है कि हमारी गैलेक्सी में 10,000 सिविलाइजेशन है। ये हमारा एस्टिमेट है क्योंकि कुछ चीज़ें हमें मालूम भी हैं। 10,000 सिविलाइजेशन है 200 से 400 अरब सोलर सिस्टम्स में। तो अगर आप इनको डिवाइड करें तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक सिविलाइजेशन को ढूंढना है तो हमें 20 मिलियन स्टार्स को स्कैन करना पड़ेगा सिर्फ एक सिविलाइजेशन को ढूंढने के लिए। लेकिन हम तो सिर्फ 1 मिलियन को कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अभी बहुत कम चांसेस हैं, 1/20 चांसेस हैं कि हमें कोई सिविलाइजेशन मिल सके। रेडियो वेव्स के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। जब भी हम रेडियो वेव भेजते हैं तो स्पेस में मौजूद चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स रेडियो वेव्स को डिले का शिकार करते हैं। वो रेडियो वेव्स जिनकी वेवलेंथ बड़ी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाती हैं, और जो शॉर्ट वेवलेंथ की रेडियो वेव्स हैं वो पहले पहुंच जाती हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, और जो बड़ी वेवलेंथ होती हैं वो पीछे रह जाती हैं, जिसकी वजह से डाटा जो रिसीव होगा दूसरी जगह पर एलियंस को वो स्कैटर हो जाएगा और उनको समझ ही नहीं आएगी कि हम क्या सिग्नल उन तक भेजना चाह रहे हैं। इसका हल यह है कि हम लेज़र को यूज़ करें, हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की तरफ जाएं, क्योंकि उसमें डिस्पर्शन बहुत कम होती है। एक स्टडी ये कहती है कि अगर हम पीटा वॉट लेज़र शाइन करें स्पेस में तो वो 1000 लाइट ईयर्स तक जाएगी और 90% एब्जॉर्ब होगी डस्ट में। लेज़र पर हम बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर वेरी लार्ज टेलीस्कोप चिली दिखा रहा हूँ जो कि एक आर्टिफिशियल स्टार बनाती है आसमान में, और फिर उसकी ब्लरीनेस से हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें रीड करते हैं। तो हम खुद ही एक स्टार क्रिएट करते हैं और फिर टेलीस्कोप के ज़रिए उसको रीड करते हैं और अपनी टेलीस्कोप को फर्दर इम्प्रूव करते हैं। मैं आपको यूएसए की नेशनल इग्निशन फैसिलिटी पर भी लेके जाऊं। इन दोनों पर वीडियोस मैं बना चुका हूं, जहां पर पीटा वॉट्स यानी 100 ट्रिलियन वॉट्स की लेजर्स को एक पॉइंट पर बरसाया जाता है ताकि हम न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टडी कर सकें। ये इतनी बड़ी लेज़र है जो कि कुछ सेकंड तक सूरज से भी ज़्यादा चमक रखती है, सूरज से ज़्यादा इसमें चमक होती है, तो दूर से ये लेज़र देखी जा सकती है। एक स्टडी के मुताबिक अगर हम ये पीटा वॉट लेज़र को शाइन करें कम्युनिकेशन के लिए एलियंस तक, तो 1000 लाइट ईयर्स तक ये 90% एब्जॉर्ब हो जाएगी और इसे एब्जॉर्ब करेगी डस्ट। इसका मतलब ये है कि लेज़र हम भेज तो दें लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकती। और फिर हमें प्रोफेसर शेली राइट जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, उन्होंने बताया कि हमें इंफ्रारेड डिटेक्टर्स की ज़रूरत है और ट्रांसमीटर की ज़रूरत है, क्योंकि इंफ्रारेड डस्ट से भी आगे जा सकती है और उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है। और उन्होंने एक स्पेशल किस्म का डिटेक्टर बनाया है जो कि इंफ्रारेड को डिटेक्ट कर सकता है, और अब उसके ज़रिए हम स्पेस को स्कैन कर रहे हैं कि क्या हमें कहीं सिग्नल मिलते हैं। बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को डिटेक्ट करने के लिए और भी बहुत कुछ किया जा रहा है जो कि आने वाली वीडियोस में आपको बताया जाएगा। मार्स पर अगर हमें ज़िंदगी मिलती है तो क्या ये हमारे लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर? जब भी हम कायनात की तरफ देखते हैं तो हमें बड़ी वास्ट कायनात नज़र आती है, लेकिन इस कायनात में हमें किसी भी जगह ज़िंदगी के आसार नहीं मिले। अभी तक हमें ज़िंदगी के आसार नहीं मिले।
जब हम कायनात की तरफ देखते हैं, मैं आपको इस वक्त जो तस्वीर दिखा रहा हूँ ये हबल टेलीस्कोप से ली गई तस्वीर है, और इस तस्वीर में दूर दराज की गैलेक्सीज हमें नज़र आ रही हैं। ये गैलेक्सीज टाइम में हमसे दूर हैं। जो गैलेक्सीज रेड कलर की बहुत पतली हैं वो बिग बैंग जो कि आज से 14 बिलियन साल पहले हुआ उसके 600 मिलियन साल बाद वजूद में आ चुकी थी। इतनी पुरानी गैलेक्सीज हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो हम आज ज़मीन पर खड़े हैं और जब हम टेलीस्कोप के ज़रिए, हबल टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, इसके ज़रिए हम जब दूर दराज की गैलेक्सीज को देखते हैं तो हम टाइम में पीछे देखते हैं। और जब हम टाइम में पीछे देखते हैं तो हमें किसी भी जगह किसी किस्म की ज़िंदगी के आसार नज़र नहीं आते। ज़िंदगी के आसार होते हैं, ज़िंदगी के सिग्नेचर्स होते हैं। अगर हम अपनी ही दुनिया के बाहर देखें तो हमें हर जगह सैटेलाइट्स घूमती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से हम कुछ फासले से ज़मीन को पहचान सकते हैं कि इसके अंदर कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है। लेकिन जो सिविलाइजेशन हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं, जिन पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन जो सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाती हैं वो सूरज के गिर्द इतने बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स बना सकती हैं जो कि डायरेक्टली सूरज की एनर्जी को हासिल कर सकेंगी। इन मेगा स्ट्रक्चर्स में से एक को डायसन स्फीयर भी कहा जाता है, लेकिन हमें कहीं भी कायनात में आज तक कोई डायसन स्फीयर नज़र नहीं आया। हमें कोई टूटा फूटा डायसन स्फीयर भी नज़र नहीं आया ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि माजी में कोई ऐसी सिविलाइजेशन होकर गुजरी है जिसने ये काम किया। किसी किस्म के बायो सिग्नेचर्स हमें हमारी कायनात में आज तक नहीं मिले, यानी कि आसान अल्फाज में हमें ज़िंदगी नहीं मिली। यही सवाल तंग कर रहा था एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को जिनका नाम है एनरिको फर्मी, जो कि इटालियन साइंटिस्ट हैं और उन्होंने दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। वो ये सोचते थे कि हमें हर जगह पर ज़िंदगी क्यों नहीं मिलती, कौन सा ऐसा फिल्टर है, कौन सा ऐसा बैरियर है जो कि ज़िंदगी को रोक रहा है। क्योंकि अगर हम माजी में देख रहे हैं और आज से 6 बिलियन साल पहले एक सिविलाइजेशन पैदा हुई तो 6 बिलियन साल में तो उसने बेइंतहा तरक्की कर ली होगी, लेकिन हमें तो कोई भी ऐसी सिविलाइजेशन नहीं मिलती। ये सारी सिविलाइजेशंस गई कहाँ? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदगी को ख़त्म कर रही है? क्या कोई ऐसा बैरियर है जिससे अबूर करके ज़िंदगी बन ही नहीं पा रही हमारी कायनात में? दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ज़िंदगी नायाब है और वो बन ही नहीं सकती, अभी तक हमारी कायनात में बन ही नहीं पाई, या ज़िंदगी बार बार बनती है लेकिन कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी ताकत है जो उसे ख़त्म कर रही है। हम अगर ड्रैक इक्वेशन की तरफ देखें, जिसको मैं पूरी वीडियो में तफसील से बयान कर चुका हूं, तो उसमें हमें चांसेस नज़र आते हैं कि कितने ऐसे प्लैनेट्स हैं हमारी गैलेक्सी में जिन पर सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर हमें बताता है। तो हम अपनी गैलेक्सी को तो बड़े अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, लेकिन हमें ये नंबर नज़र नहीं आ रहा, ये सिविलाइजेशंस नज़र नहीं आ रही। तो वो कौन से ऐसे बैरियर हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें कहीं भी ज़िंदगी नज़र नहीं आ रही? मैंने यहाँ पर कुछ बैरियर्स को नॉमिनेट किया है, लिखा है। आपको उन बैरियर्स की जगह मैंने सीढ़ियाँ दिखाई हैं। तो सबसे पहले जो बाउंड्री कंडीशन वो ये है कि प्लैनेट्स हर जगह मौजूद है। हमें ज़मीन जैसे प्लैनेट्स काफ़ी जगह नज़र आते हैं। वो उस जोन में हैं जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, हैबिटेबल जोन में है, और उनके गिर्द एटमॉस्फेयर भी हमें नज़र आई है। तो ये तो एक आम सी बात है। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो ऐसी सिविलाइजेशंस की तरफ हमने जाना है जो कि डायसन स्फीयर बना चुकी हैं, और बीच में मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। तो ज़िंदगी कैसे इवॉल्व होती है? पहले प्लैनेट है, उससे लाइफ आई, सिंपल लाइफ, पहला बैरियर यहाँ पर आ सकता है। और उसके बाद लाइफ से मल्टी सेलुलर लाइफ आई, ज़रा कम्प्लेक्स फॉर्म आ गई। फिर इंटेलिजेंट लाइफ आई, यानी कि हम आ गए, और सिविलाइजेशन पैदा हुई। फिर उस सिविलाइजेशन ने अपने सोलर सिस्टम को कॉन्कर किया और उसने इतने बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स बनाए सूरज के गिर्द, अपने सितारों के गिर्द, कि हम उनको डिटेक्ट कर पा रहे हैं। और ये पूरा तरीका है कि किस तरीके से एक सिविलाइजेशन इवॉल्व करती है। लेकिन कोई ऐसा बैरियर है जो कि इन स्टेप्स को रोक रहा है, वरना हमें हर जगह पर ज़िंदगी नज़र आती। तो लेट्स अज्यूम कि ये स्टेप पहले नंबर पर है,
यानी कि प्लैनेट्स तो हर जगह पर मौजूद हैं, लेकिन प्लैनेट्स से लाइफ नहीं प्रोड्यूस हो रही। और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है वो गैलेक्सीज, हो सकता है कि जिस जगह पर ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा लाइफ फ्रेंडली जगह हो, ज़मीन के गिर्द एटमॉस्फेयर भी है, ज़मीन हैबिटेबल जोन में भी है। तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि बाकी जगहों पर हमें ना मिल सकें, और इस वजह से वहाँ पर लाइफ आगे नहीं बढ़ रही। तो सबसे पहला बैरियर यह है कि हो सकता है कि किसी जगह लाइफ प्रोड्यूस ही ना हो रही हो, हमारी ज़मीन पर बाई चांस लाइफ एक बैरियर को अबूर करके आ गई हो। अगला बैरियर ये हो सकता है कि सिंपल लाइफ आई लेकिन मल्टी सेलुलर लाइफ नहीं मिल पाई। यानी हम जहाँ पर भी चेक करेंगे, हम यूरोपा में जाएंगे, हम मरीख पर जाएंगे, वहाँ पर हमें सिंपल लाइफ तो शायद नज़र आ जाए लेकिन मल्टी सेलुलर लाइफ नज़र नहीं आएगी। ये एक छोटा बैरियर है, लेकिन ये भी बैरियर हो सकता है। फिर अगला बैरियर ये भी हो सकता है कि मल्टी सेलुलर लाइफ तो है लेकिन इंटेलिजेंट लाइफ नहीं बन पा रही। कोई ऐसी चीज़ है जो कि यूनिवर्स में हर जगह इंटेलिजेंट लाइफ को बनने नहीं दे रही, यानी इंसानों की तरह के लोग प्रोड्यूस नहीं हो रहे मुख्तलिफ जगह पर। ये एक बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है। और आखिरी बैरियर जो मैंने बैरियर्स लिए हैं उनमें है कि एक सिविलाइजेशन तो है, इंटेलिजेंट लाइफ है, लेकिन उससे एक यूनिवर्सल सिविलाइजेशन नहीं बन पा रही जो कि इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बना सके जो दूर से नजर आए। तो ये कुछ बैरियर ऐसे हैं जो कि हो सकते हैं। कुछ बैरियर ऐसे हैं जो हमसे पहले गुजर चुके हैं, कुछ सीढ़ियां हैं जो हमसे पहले हैं, और कुछ सीढ़ियां हैं जो हमसे आगे हैं, यानी वो बैरियर अभी आने हैं। तो अगर हम मरीख की तरफ देखते हैं और वहाँ पर हमें लाइफ मिल जाती है तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि बैरियर अभी आगे आना है। जो चीज़ ज़िंदगी को ख़त्म कर रही है वो अभी आगे है, क्योंकि अब तो हमें हर जगह पर लाइफ मिल रही है। हमें यूरोप पर भी लाइफ मिल रही है, हमें मरीख पर भी मिल रही है, हमें और जगहों पर भी मिल रही है। तो वो बैरियर हमारे माजी में नहीं है बल्कि वो हमारे फ्यूचर में है। लेकिन फ्यूचर में कैसे बैरियर आ सकते हैं? ये हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड आकर ज़मीन को लगे और ज़मीन को ख़त्म कर दें। हर सिविलाइजेशन के साथ ऐसा ही होता हो। ये भी हो सकता है कि सुपरनोवा हो और वो हमारी ज़मीन को उड़ा कर रख दे, और सुपरनोवा की वजह से कहीं भी कायनात में हमें लाइफ नहीं मिल पा रही। ये भी हो सकता है कि ज़मीन पर अर्थक्वेक आ जाए। ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि साइंसदानों ने लिखी हैं। ये भी हो सकता है कि पेंडेमिक फैले, एक ऐसी बीमारी फैले जिससे सब मर जाएं। और हर जगह पर यही होता हो कि जब इंसान तरक्की करके एक ख़ास मौके पर आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है, तो ऐसी बीमारियाँ थी जो सबको ख़त्म कर देती हैं। जंगें हो जाती हैं जब इंसान इतनी तरक्की कर लेता है कि ऐसे वेपन्स बना सकता है कि एक दूसरे को ख़त्म करे, तो जंगों की वजह से हर जगह पर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और हमें कहीं भी ज़िंदगी नज़र नहीं आती। ये भी हो सकता है कि रोबोट्स बनाए और वो हमारे ख़िलाफ़ बगावत कर दें, हमें मार दें। लेकिन फिर हमें रोबोट्स तो नज़र आने चाहिए, वो भी नज़र नहीं आते। एक पॉसिबिलिटी ये है कि कोई एलियन सिविलाइजेशन ऐसी है जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन जब भी कोई लाइफ की फॉर्म आती है वो कुछ अरसे के बाद उसको ख़त्म कर देती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम सोलर सिस्टम से बाहर ही नहीं निकल पाए। हर लाइफ की फॉर्म सोलर सिस्टम के तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल करेगी, लेकिन वो सोलर सिस्टम से अपने सोलर सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाती। इतने रिसोर्सेज नहीं होती, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती, और इन द एंड एनर्जी के ख़त्म होने की वजह से वो ख़त्म हो जाती है। तो बहुत से ऐसे तरीके हैं, ऐसे फिल्टर्स हैं जो फ्यूचर में आ सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है हमारी सिविलाइजेशन का भी इख्तिताम हो। तो अगर तो ये फ़िल्टर हमारे माजी में है, जिस तरीके से यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ईंटों के ज़रिए, कि अगर ये फ़िल्टर माजी में है, इनके चांसेस ये हैं कि ये माजी में गुजर चुके हैं, तो फिर तो काफ़ी अच्छी खबर है हमारे लिए। हमारी सिविलाइजेशन आगे बहुत तरक्की करेगी, लेकिन फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ फ़िल्टर्स आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी नागहानी आफतें हम पर आएंगी। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हमें दूसरी जगह पर ज़िंदगी मिलने का मतलब ये होगा कि ये फ़िल्टर हमारे मुस्तकबिल में है। हमें कोई भी फॉर्म अगर मरीख पर मिलती है या यूरोपा पर मिलती है या और प्लैनेट्स पर मिलती है, तो ये फ़िल्टर्स आगे आएंगे। और अगर ये फ़िल्टर्स फ्यूचर में आएंगे तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी क़यामत हमारा इंतज़ार कर रही है जो कि इंसानियत को ख़त्म कर देगी। और यही होता आया है हमारी पूरी कायनात में। फ़िल्टर्स दो किस्म के हो सकते हैं। एक फ़िल्टर वो है जो एक ही मरतबा हमारे सामने आएगा और अगर उसको अबूर कर लिया तो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन दूसरा फ़िल्टर बार बार ट्राई अगेन है कि अगर आप उस फ़िल्टर में फंस गए तो अब आप बार बार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उस फ़िल्टर को अबूर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम अपनी दुनिया को देखें तो अगर लाइफ स्पैन को फ्यूचर का सामने रख कर देखा जाए तो 6 बिलियन साल,
6 बिलियन साल का एक एस्टिमेट है। 4 बिलियन साल तो हमारी ज़मीन की ज़िंदगी है और उसके ज़मीन के बनते ही कुछ अरसे बाद लाइफ आ चुकी थी, इसलिए 4 और 2 बिलियन साल हमने फ्यूचर में रखे। तो यहाँ पर मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि 6 बिलियन साल में एक सिविलाइजेशन बिल्कुल पैदाइश से लेकर एक यूनिवर्सल सिविलाइजेशन बन सकती है। तो हर जगह पर जहाँ पर भी लाइफ पैदा होगी उसको 6 बिलियन साल के गिर्द चाहिए होंगे कि वो इस लेवल को अचीव कर सकें। तो अगर एक सिविलाइजेशन आज से 13 बिलियन साल पहले पैदा हो गई तो वो तो कब से 6 बिलियन साल गुजार चुकी होगी, और उससे तो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। हमें हर जगह पर लाइफ ही लाइफ नज़र आनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आप देखें तो यहाँ पर जो मेजर इवेंट होता है, जो भी मेजर बैरियर है, वो 2 बिलियन साल के बाद आ रहा है। आप एरोस को देखें तो लाइफ जो है उसके बाद आगे जो हमारा फिल्टर आता है, यूकैरियोट्स जो आते हैं, वो 2 बिलियन साल के बाद आते हैं। फिर इसी तरीके से उससे अगला फिल्टर, उससे अगला फिल्टर, तो हर 2 बिलियन साल के बाद एक मेजर फिल्टर हम अबूर करते हैं। छोटे बैरियर्स तो हम अबूर करते रहते हैं, और इनमें से अगर तो वन टाइम फिल्टर आया फिर तो ठीक है, एक ही मरतबा आएगा और हम अबूर कर गए तो ठीक है, नहीं अबूर किया तो लाइफ वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे फिल्टर भी हैं जो ट्राई अगेन है, यानी आप लाइफ उसको अबूर नहीं कर पाती तो फिर दोबारा कोशिश करती है, और एक विंडो जो है वो 2 बिलियन साल की है। तो साइंसदानों का ये ख्याल है कि अगर लाइफ ऐसे फिल्टर में फंस गई किसी भी जगह पर जहाँ पर ट्राई अगेन फिल्टर लगा हुआ है, तो वो विंडो, जो लाइफ की विंडो है, जो 6 बिलियन साल की विंडो हम कह रहे हैं, लाइफ को बनने में ट्रिलियन ईयर्स भी लग सकते हैं। तो हो सकता है कि किसी जगह लाइफ की फॉर्म कोशिश कर रही हो अपने आप को इवॉल्व करने की, लेकिन वो एक ऐसे फिल्टर में जकड़ी हो जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा फ्यूचर में नमूदार होने में। तो ये सारी ऐसी थेरीज़ हैं, हाइपोथेसिस हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये कहानियाँ इस वक्त एविडेंस के तौर पर सामने है, जिस तरीके से बहुत सी वीडियोस ऐसी होती हैं जिनमें मैं आपको एविडेंस दिखाता हूँ, लेकिन ये सारी की सारी ऐसे हाइपोथेसिस हैं जिनको हम देखते हैं। लेकिन 2 हाइपोथेसिस ये भी हो सकते हैं कि एवोल्यूशन भी एक बैरियर है, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से इंटेलिजेंट लाइफ कैसे बनी, ये भी एक बैरियर है। हम ये समझते हैं कि ये बैरियर हमने अबूर किया है, लेकिन क्या अगर हमने ये बैरियर अबूर ना किया हो तो? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमें मार्स पर ज़िंदगी मिलती है तो क़यामत अभी आने वाली है। जब भी हम एलियंस की बात करते हैं तो हमारे जहनों में ऐसी खतरनाक किस्म की शक्लें आ जाती हैं। लंबे लंबे दांत होते हैं और एलियंस हमेशा इंसान का शिकार कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि एलियंस आज से 600 मिलियन साल पहले ज़मीन पर उतर चुके हैं तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनकी शक्लें बिल्कुल ऐसी नहीं हैं। अगर आप एलियन को देखना चाहते हैं तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में एक एलियन दिखाने जा रहा हूँ जिसे हम वाटर बेयर कहते हैं। बहुत खौफनाक किस्म की शक्ल है, लेकिन ये एलियन बहुत छोटा है। इस एलियन को आम जुबान में हम टार्डिग्रेड्स कहते हैं। ये बहुत छोटे पानी में रहने वाले ऐसे जानवर हैं, माइक्रोब्स हैं, जिनकी 4 से 8 टांगे होती हैं। मैं आपको यहाँ पर टार्डिग्रेड्स दिखा रहा हूँ, और इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा रेजिलिएंट और सख्त जान माइक्रोब आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसे टार्डिग्रेड कहा जाता है। इसे सबसे पहले एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट जॉन ऑगस्ट ने 1773 में दरियाफ्त किया, और उसके बाद हमें इसके बारे में पता चलता गया, क्योंकि ये बहुत छोटा माइक्रोब है जिसकी टोटल लेंथ 1 मिलीमीटर से भी छोटी होती है। 0.5 मिलीमीटर, 0.02 इंच के करीब इसकी लेंथ होती है। इसलिए इसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, इसे खुर्दबीन से देखा जाता है, और इसके रहने के लिए बहुत सी जगह हैं। शुरू में इंसान ये समझता था कि ये काई में, एल्जी में, मॉस में रहता है, लेकिन आज हम ये जानते हैं कि दुनिया में हर जगह पर मौजूद है। ये समंदरों में भी मौजूद है, ये सहराओं में भी मौजूद है, ये पहाड़ों में, जंगलों में, एंटार्क्टिका। इसकी 1000 मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज़ इस वक्त तक दरियाफ्त हो चुकी हैं हमारी दुनिया में। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि हिमालय 6000 मीटर की बुलंदी पर अगर आपको कोई ज़िंदगी मिलेगी तो वो टार्डिग्रेड्स होंगे।
जिसे इंसान ने ऊंचे ऊंचे सर्द पहाड़ों की चोटियों में भी पाया है। और उसके साथ अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें तो हमें पता चलेगा कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाखून होते हैं, इसीलिए इसे वाटर बेयर कहा जाता है इन नाखूनों की वजह से, क्योंकि इसके नाखून रीछ की तरह होते हैं। टार्डिग्रेड्स अपने मुंह से सांस नहीं लेते बल्कि अपनी पूरी बॉडी के साथ सांस लेते हैं। अगर हम निचली सतह पर चले जाएं तो -4000 मीटर यानी इन डेप्थ में समंदर के नीचे भी हमें टार्डिग्रेड्स मिलते हैं। टार्डिग्रेड्स की सख्त जानी का अंदाजा आप इस रिसर्च से लगा सकते हैं कि ये -273 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जिंदा रह सकते हैं। ये वो टेम्परेचर है जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ये वो टेम्परेचर है जो कि दुनिया में अचीव नहीं कर पा रहा इंसान, और इस टेम्परेचर पर तमाम जानदार और बेजान चीज के एटम्स अपने मोशन खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप गर्मी की तरफ आए तो ये तकरीबन 150 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक, यानी खौलते पानी में टार्डिग्रेड मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा। अगर टेम्परेचर 150 सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा तो फिर इसके मरने के चांसेस हैं। लेकिन जिस चीज ने टार्डिग्रेड्स को बहुत ज्यादा शोहरत दी और इसकी वजह से इस पर आज बेइंतहा रिसर्च हो रही है, वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे परफॉर्म किया गया स्पेस में और देखा गया कि टार्डिग्रेड्स गैमा रेडिएशन, सोलर फ्लेयर्स, स्पेस में आने वाली रेडिएशन के खिलाफ बहुत अच्छे तरीके से लड़ते हैं। इन रेडिएशंस, ऑक्सीजन की कमी और सोलर विंड्स का इन पर बहुत ज्यादा असर नहीं होता, बल्कि इसके बावजूद ये जिंदा भी रहते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो टार्डिग्रेड्स एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा माइक्रोब है जिसके बारे में हम ये अंदाजा लगा रहे हैं आज की दुनिया में कि इसने जितनी भी मैस एक्सटिंक्शंस हुई हैं, मसलन जब हम समझते हैं कि डायनासोर्स का खात्मा हुआ, एक बहुत बड़ा पत्थर आया और वो जमीन से स्पेस से आकर लगा और उसकी वजह से हमारे समंदर उबल गए, पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, ज़मीन पर आग लग गई। उस वक्त भी समंदरों का टेम्परेचर 150 सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं गया और उसकी वजह से आज हम ये समझते हैं कि जितने भी ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें मैस एक्सटिंक्शन हुई है जानवरों की, उसमें टार्डिग्रेड्स जिंदा रह गए और आगे बढ़ते चले गए। टार्डिग्रेड्स के बारे में ये भी बता दूं कि ये इंसान के मुकाबले में कई 100 टाइम्स, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी बर्दाश्त कर सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। अगर प्रेशर की बात करें तो 12,000 टाइम्स ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अगर आप टार्डिग्रेड को दे दें तो वो जिंदा रह लेगा। इसका मतलब ये है कि जमीन के अंदर जो सबसे निचली सतह है, जिसे हम मैरीना ट्रेंच कहते हैं, जो कि 36,200 फीट गहरी है, उस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका अगर 6 गुना आप कर लें फिर भी टार्डिग्रेड जिंदा रह सकता है। इसका मतलब यह है कि वैक्यूम में तो हमने देखा कि यह जिंदा रह सकता है, लेकिन जमीन पर भी जिंदा रह सकता है। 2007 में एक स्टडी के लिए टार्डिग्रेड्स को स्पेस में लेकर गए साइंसदान और 10 दिनों के लिए उन्होंने इन्हें एक्सपोज किया स्पेस में, जहां पर कोई प्रेशर नहीं है या बहुत कम प्रेशर है, वैक्यूम है, प्योर वैक्यूम है, वहां पर हर किस्म की रेडिएशन है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। और उसके बाद जब इन्हें दोबारा 10 दिनों के बाद जमीन पर लाया गया तो इनमें से 2/3 टार्डिग्रेड्स रिकवर हो गए, दोबारा जिंदा हो गए और कुछ अरसे के बाद वो मर गए, लेकिन वो मरने से पहले रिप्रोड्यूस कर गए। उससे इंसानों को ये पता चला कि टार्डिग्रेड स्पेस में जिंदा रह सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ये पहले जानवर हैं, पहला माइक्रोब है जिसको हमने स्पेस में रिप्रोड्यूस करते हुए, जिंदा रहते हुए देखा है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये जिंदा कैसे रखते हैं उसके लिए मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं कि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब हम कोई चीज खाते हैं तो केमिकल रिएक्शंस उस फूड को एनर्जी में बदलते हैं और वो रिएक्शन हमारे सेल्स में हो रहे होते हैं। इन तमाम रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। टार्डिग्रेड अपने मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस को रोक लेते हैं और इस प्रोसेस को, जिसमें वो इन तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ऑलमोस्ट जीरो कर देते हैं, इसे क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं। तो अगर इनको प्रेशर एकदम ज्यादा मिला किसी वजह से एटमॉस्फेयर से, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को इनएक्टिव कर लिया।
क्रिप्टोबायोसिस से अपना मेटाबॉलिक रिएक्शन रोक दिया और उसे ऑस्मोबायोसिस कहते हैं। अगर इनको लो टेम्परेचर मिला फिर इन्होंने यही काम किया, अगर ऑक्सीजन कम मिली फिर यही काम किया, अगर केमिकल्स इनको कुछ इस तरीके से नजर आए या ऐसी एटमॉस्फेयर आई जिसमें ये जिंदा नहीं रह सकते तो ये फौरन क्रिप्टोबायोसिस प्रोसेस से गुजरते हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त हम 5 किस्म की स्टेट्स यानी क्रिप्टोबायोसिस की स्टेट दरियाफ्त कर चुके हैं, जिसमें एक टार्डिग्रेड क्रिप्टोबायोसिस में जाता है तो उसका मतलब यह है कि वो 90% से ज्यादा अपनी बॉडी से पानी बाहर निकाल लेता है और सुकड़ जाता है, एक बीज की तरह सॉलिड बन जाता है। उसके बाद आप 10 साल तक भी उसे कुछ खाने पीने या हवा के बगैर रखें तो वो 10 साल तक इनएक्टिव स्टेट में रहेगा और उसके बाद अगर उसको पानी मिलेगा तो वो फौरन अपनी एक्टिव स्टेट में दोबारा आ जाएगा। इनएक्टिव स्टेट को TUN कहा जाता है। और कई रिसर्च हमें ये बताते हैं कि टार्डिग्रेड्स 2000 साल बाद भी जिंदा पाए गए हैं बड़ी बड़ी आइस शीट्स के नीचे। और इस वक्त मैं आपको इसकी इनएक्टिव स्टेट दिखा रहा हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सुकड़ गया है और एक बीज की तरह बन गया। तो इसका मतलब ये कि जैसे इनको कोई खतरा होता है तो वो फौरन सुकड़ जाते हैं, बीज की तरह बन जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं। सालों साल वो ऐसे रहते हैं और जब इनको पानी मिलता है तो ये दोबारा एक्टिव हो जाते हैं, जिंदगी आ जाती है और उसके बाद कुछ देर के बाद जैसे इनको दोबारा खतरा फील होता है ये फिर इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। इस तरीके से ये लंबी जिंदगी गुजार सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में इंसान का नॉलेज दफन करने के लिए, ताकि अगर कोई ऐसी अनहोनी हो जाए जिसमें पूरी इंसानी नस्ल को खतरा हो, बहुत सी तंजीमें काम कर रही है और उनमें से एक तंजीम है आर्क मिशन फाउंडेशन, जो कि इंसानी नॉलेज को और इस किस्म के माइक्रोब्स को सोलर सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों में फैला रही हैं, ताकि अगर जमीन को कुछ हो जाए तो ये सिग्नेचर्स जो लाइफ के हैं वो पूरे सोलर सिस्टम में मौजूद हों और लाइफ यकदम खत्म ना हो। ऐसा ही काम करने के लिए एक मिशन जो मैंने आपको नाम बताया आर्क मिशन है, उन्होंने अपनी स्पेस व्हीकल को भेजा, लेकिन वो व्हीकल चांद से टकरा गई। उसमें थे टार्डिग्रेड्स और चांद पर ये टार्डिग्रेड्स फैल गए और आज इंसान का ये ख्याल है कि ये चांद पर अपनी हैबिटेट बना चुके हैं, जिसके हमें कुछ सबूत भी नजर आ रहे हैं। तो अब टार्डिग्रेड्स चांद पर भी मौजूद हैं। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी रिसर्च है जो कि हमें यह बताती है कि टार्डिग्रेड्स शायद वो वाहिद जानवर है, माइक्रोब है, जो कि सूरज के मरने के बाद जब सूरज फट जाएगा, जब हमारा सूरज सुपरनोवा प्रोसेस से गुजरते हुए फट जाएगा, उसके बाद भी टार्डिग्रेड्स जिंदा रहेंगे। यानी उनकी नस्ल की जो लाइफ है वो रिसर्च ये कहती है कि वो सूरज से ज्यादा है और कुछ रिसर्च तो ये कहती है कि वो 10 बिलियन साल है, जबकि हम ये समझते हैं कि हमारा सूरज 4 बिलियन साल से ज्यादा नहीं गुजारेगा। लेकिन अब लेटेस्ट साइंटिफिक रिपोर्ट से आई हैं कि उसके बाद भी, सुपरनोवा के बाद भी जिंदा रहेंगे, खला में हमेशा घूमते रहेंगे। इससे हमें कुछ और ख्याल भी आता है, अगर टार्डिग्रेड्स सुपरनोवा बर्दाश्त कर सकते हैं तो क्या 600 मिलियन साल पहले, जब हम ये समझते हैं कि ये जमीन पर सबसे पहले नमूनार हुए, क्या ये जमीन पर पैदा हुए या स्पेस से आए? अब बहुत से साइंसदान ये समझना शुरू हो गए हैं कि ये इतने सख्त जान माइक्रोब हैं जो कि स्पेस में हमें कई जगह पर मिलेंगे। हमें ये मरीख पर भी मिलेंगे, हमें ये वीनस पर भी मिलेंगे, कई जगह पर मिलेंगे। और 600 मिलियन ईयर्स पहले ये हमारी जमीन में स्पेस से आए हैं। इस रिसर्च पे बहुत ज़्यादा इस वक्त काम हो रहा है और बहुत से साइंसदान अब ये क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं कि क्या ये पहले एलियंस हैं जो कि हमारी ज़मीन पर आए। लेकिन सोचने की बात फिर ये भी है कि इतना मामूली एलियन जिसे हम खुर्दबीन से देखते हैं, वो अगर इतना रेजिलिएंट हो सकता है, इतना सख्त जान हो सकता है, तो इसका मतलब यह है कि शायद कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर खला में कोई ऐसे एलियंस मौजूद हैं जो शायद बहुत ज़्यादा सख्त जान हो सकते हैं, ज़्यादा प्रेशर में ज़िंदा रह सकते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर में ज़िंदा रह सकते हैं, ठंडे टेम्परेचर में ज़िंदा रह सकते हैं, और वो ऐसे सियारों पर भी ज़िंदा रह सकते हैं जहां पर नेचर बहुत होस्टाइल है, जहां पर शायद ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं, जहां पर आबो हवा की भी इतनी ज़रूरत नहीं। तो बहुत सी रिसर्च नए रास्ते इख्तियार कर रही है, लेकिन इसमें 2 रिसर्च सबसे अहम है कि क्या टार्डिग्रेड्स पहले एलियंस हैं जो कि हमारी कायनात से होते हुए
सोलर सिस्टम से होते हुए हम तक पहुंचे, और इसका रिजल्ट हमें बहुत जल्द मिल जाएगा जब हम कायनात में मुख्तलिफ जगह पर टार्डिग्रेड्स मिलेंगे। और दूसरी रिसर्च ये है कि अगर ये इतने सख्त जान है तो फिर एलियंस, इनसे ज्यादा डेवलप हुई हुई स्पीशीज कितनी ज्यादा सख्त जान हो सकती हैं। हमारी कायनात बहुत ज़्यादा बड़ी है। जितना हम देख सके हैं उसमें हमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज नजर आती हैं, और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स, सूरज मौजूद हैं। हमें यह लगता है कि यहीं कहीं लाइफ भी मौजूद है, जिसे हम एलियंस कहते हैं। एलियंस हम उस लाइफ को कहते हैं जो दुनिया के बाहर मौजूद है। हमें ये चीज अपनी मूवीज में भी नजर आती है, जब एक उड़न तश्तरी यूएफओ उड़ता हुआ आता है और उसमें हमें एलियंस नजर आते हैं। क्या कभी आपने एलियन की तस्वीर पर, उसकी शक्ल पर गौर किया है? क्या आपको एलियन जाने पहचाने नहीं लगते? मैंने जितनी भी मूवीज देखी हैं, चाहे वो हमारे दोस्त एलियंस हों या हमारे दुश्मन हों, उनकी शक्लें बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं लगती। लेकिन अगर हम अपनी दुनिया की लिविंग थिंग्स, जानदारों पर गौर करें तो हमें एक पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर आता है, और वो पैटर्न ये है कि हमारी आंखें ऊपर होती हैं और हमारे नाक आंखों से नीचे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम इंसानों की तरफ देखें तो हमें हाथ नजर आते हैं, हमें पैर नजर आते हैं, हमें 2 आंखें नजर आती हैं और कान नजर आते हैं। ये कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो दुनिया की जिंदगी में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर हमें जिंदगी, एलियंस कहीं भी मिले कायनात में, उनकी शक्ल भी ऐसी ही होनी चाहिए? साइंस ये कहती है कि इसके बहुत कम चांसेस है कि उनकी शक्लें भी ऐसी हों, क्योंकि वो दुनिया में इवॉल्व नहीं हुए। हम जितने भी एलियंस अपनी मूवीज में देखते हैं, वो तो लगता यह है कि दुनिया पर रहे हैं या उनके पेरेंट्स दुनिया में मौजूद रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। बचपन में मैं एक स्टोरी पढ़ता था जिसे गोल्डी लॉक्स कहा जाता था, गोल्डी लॉक्स एंड द 3 बियर्स। एक बच्ची जंगल में एक घर में जाती है और उसे वहां पर 3 सूप के बॉल नजर आते हैं। एक बहुत ज्यादा गर्म होता है, एक बहुत ज्यादा ठंडा होता है और एक बिल्कुल मुनासिब होता है। वो इस सूप के बॉल से सूप पीना शुरू कर देती है, जो कि बिल्कुल सही टेम्परेचर पे होता है। इसी तरीके से हमारे सोलर सिस्टम में भी एक गोल्डीलॉक जोन होती है, जिसे हम हैबिटेबल जोन भी कहते हैं। ये एक ऐसी जोन होती है जहां पर जिंदगी परवान चढ़ सकती है, लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। मसलन अगर मैं सूरज की तरफ देखूं तो सूरज के करीब करीब जो प्लैनेट्स होंगे वो बहुत ज्यादा गर्म होंगे, सूरज के बहुत दूर जो प्लैनेट्स होंगे वो बहुत ज्यादा ठंडे होंगे। लेकिन जमीन के पास एक ऐसी जोन एग्जिस्ट करती है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, जिसे हम हैबिटेबल जोन कहते हैं या गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। हमारा सूरज आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। इस ग्राफ को देखें, आहिस्ता आहिस्ता हमारे सूरज की उम्र बढ़ती है तो उसका मैस भी बढ़ रहा है और वो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ ग्लो कर रहा है। यहां पर आपको प्लैनेट्स नजर आ रहे हैं जो उसके गिर्द घूम रहे हैं, और आपको ब्लू कलर में गोल्डीलॉक जोन भी नजर आ रही है। माजी में अगर हम देखें तो ये गोल्डीलॉक जोन सूरज के करीब है, पर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सूरज का मैस बढ़ता जा रहा है, गोल्डीलॉक जोन सूरज से दूर होती जा रही है। इस वक्त हम यहां पर मौजूद हैं और जमीन गोल्डीलॉक जोन में मौजूद है। लेकिन आज से बहुत अरसे बाद, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, जमीन गोल्डीलॉक जोन से बाहर निकल आएगी जब सूरज इतना ज्यादा रोशन होगा, और उस वक्त मार्स गोल्डीलॉक जोन में आ चुका होगा। गोल्डीलॉक जोन वो जोन होती है जहां पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इससे पहले पानी स्टीम यानी भाप में एग्जिस्ट करता है, भाप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसके बाद पानी बर्फ की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। पर जिंदगी के लिए जरूरी है कि पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके। तो जमीन और मुस्तकबिल में मार्स ऐसी जगह होंगी जहां पर पानी एग्जिस्ट कर सकेगा, और वो भी लिक्विड फॉर्म में। मैंने आपको यही चीज यहां पर दिखाई है। अगर आप लाल रंग देखें तो ये वो हॉट जोन है जो कि सूरज के बड़े होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है।
इसी तरीके से ग्रीन जोन वो है जो कि गोल्डीलॉक्स जोन है या हैबिटेबल जोन है और इसमें जिंदगी एग्जिस्ट कर सकती है। आप देखें तो ग्रीन जोन में पहले जमीन लाए नहीं करती थी, जमीन यहां पर नहीं होती थी। आज जमीन इस गोल्डीलॉक हिस्से में एग्जिस्ट करती है, लेकिन मुस्तकबिल में यह हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म होने वाला है और जमीन इस हिस्से से बाहर चली जाएगी। मार्स गोल्डीलॉक जोन में आ चुका होगा, इसीलिए आज हम मार्स की तरफ देख रहे हैं और मार्स को कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो हिस्सा है नीला जो कि बहुत ज्यादा ठंडा है और यहां पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये हुई कि जिंदगी सोलर सिस्टम्स में गोल्डीलॉक जोन के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकती है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 100 बिलियन स्टार्स हैं और हर स्टार के साथ कम से कम एक प्लेनेट भी मौजूद है। लेकिन इनमें से कितने ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पर हमें लाइफ मिलेगी, हम कैसे इसका अंदाजा लगा सकते हैं? इसके लिए हमें कई सवाल पूछने पड़ेंगे, लेकिन पहला सवाल तो यह है कि क्या वहां पर गोल्डीलॉक जोन एग्जिस्ट करती है? वहां पर ऐसे प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं जो गोल्डीलॉक जोन में हो, और वो कितने हैं? दूसरी चीज यह है कि अगर वहां पर लाइफ मौजूद भी है तो वो किस शक्ल में है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले लाइफ बैक्टीरिया की शक्ल में आई। तो क्या वहां पर बैक्टीरिया की फॉर्म में लाइफ मौजूद है या इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है जिस तरीके से इंसान इंटेलिजेंट है? तो फिर इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए? इसके लिए हमने रेडियो सिग्नल्स भेजना शुरू कर दिए। जैसे हमने रेडियो दरियाफ्त किया, हमने कायनात में रेडियो सिग्नल्स भेजना शुरू कर दिए जो कि आज स्पीड ऑफ लाइट के साथ बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें उनका रिस्पांस नहीं मिला। कायनात में जिंदगी की तलाश करने के लिए जरूरी है कि हम कॉस्मिक कैलेंडर को डिफाइन करें। हम कायनात की तमाम इवेंट्स को एक साल के टाइमलाइन पर लेके आएं। मसलन आप इमेजिन करें कि 1 जनवरी को बिग बैंग हुआ और आज 31 दिसंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो तमाम कायनात एक साल में हमने परो दी है। इसमें हमारे पास जो मेजर इवेंट्स हुए हैं वो मिल्की वे की फॉर्मेशन है, सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन है और जमीन की फॉर्मेशन है। इसे हम कॉस्मिक कैलेंडर कहते हैं और ये एक बहुत मशहूर साइंसदान ने हमें दिया। तो हम चलते हैं जनवरी में जहां पर बिग बैंग हुआ। फरवरी में गैलेक्सीज बननी शुरू हो चुकी थी और मिल्की वे मई में बना। मई में मिल्की वे गैलेक्सी बन चुकी थी। सोलर सिस्टम सितंबर में बना। अक्टूबर में फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई, प्लांट्स जमीन पर आ चुके थे और उसके बाद ज्यादा कम्प्लेक्स एनिमल्स बनना शुरू हो गए नवंबर में। दिसंबर में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें डायनासोर्स नजर आते हैं। 22 दिसंबर 23 दिसंबर से लेकर 27, 28 और 29 दिसंबर तक आपको डायनासोर्स की हुकूमत नजर आती है। फिर हमें 30 दिसंबर को पता चलता है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड आया और जमीन से टकराया। ये एक थ्योरी है और डायनासोर्स खत्म हो गए। फिर हमें दोबारा लाइफ नजर आती है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान 9:25 पर 31 दिसंबर की रात को जमीन पर आया। और अगर मैं आखिरी घंटे को देखूं तो आपको यहां पे नजर आएगा कि यहां पर आइस एज थी हमारे पास सिर्फ 50 सेकंड पहले। हमारे पास एंशिएंट सिविलाइजेशन सिर्फ 30 सेकंड पहले आई। हजरत ईसा का ज़हूर 5 सेकंड से पहले हुआ और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर 5 सेकंड के कुछ बाद हुआ। और आज मैं 0 सेकंड पर खड़ा हूं, तो जितनी तरक्की हमने की है और वो सिर्फ 1 सेकंड में की है। अगर कायनात की उम्र 1 साल हो जाए तो इंसान ने जो तरक्की की है वो सिर्फ 1 सेकंड तक महदूद है। हम 1 सेकंड में इतने काबिल हुए हैं कि हम रेडियो सिग्नल्स खला में भेज सकें और एलियंस को ढूंढ सकें। फ्रैंक ड्रेक ने हमें एक इक्वेशन दी जिसे हम ये पता कर सकते हैं कि कितनी सिविलाइजेशन पूरी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। पर सबसे पहले हम गैलेक्सी की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सिविलाइजेशंस जो हैं वो n है इज इक्वल टू, और ये बहुत सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके बाद हमें नंबर ऑफ n मिलेगा। पहली चीज क्या है वो ये है कि किसी भी गैलेक्सी में स्टार्स कितने बन रहे हैं, उनका रेट क्या है, कितनी जल्दी सूरज बन रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो सूरज बन रहे हैं उनके प्लैनेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और अगर उनके प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं तो क्या वो गोल्डीलॉक जोन में है, कितने प्लैनेट्स गोल्डीलॉक जोन में है। उन
गोल्डी लॉक जोन में मौजूद प्लेनेट पर जिंदगी के आने के चांसेस कितने हैं? क्या वहां पर वो कंपोनेंट्स मौजूद हैं, एलिमेंट्स मौजूद है जो हम समझते हैं जिंदगी के लिए जरूरी है? और अगर वहां पर जिंदगी शुरू हो भी गई तो उसमें इंटेलिजेंट लाइफ, इंटेलिजेंट जिंदगी जो है उसके कितने चांसेस हैं? चलें हम ये समझते हैं कि इंटेलिजेंट जिंदगी भी आ गई तो क्या वो इस काबिल है कि वो हमसे कम्युनिकेट कर सके? क्या उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है? और अगर उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है भी तो क्या वो उसी वक्त में हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं जिस वक्त में हम मौजूद हैं? मसलन हम गैलेक्सी में सिर्फ 1 सेकंड के लिए इस काबिल हैं पूरे साल में हम अपनी दुनिया के बाहर कम्युनिकेट कर सकें, तो क्या वो भी उसी सेकंड में मौजूद हैं या वो हमसे पहले आके खत्म हो चुके हैं या उन्होंने हमारे बाद आना है? तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ सिविलाइजेशंस आएंगी। लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इन फैक्टर्स की मुख्तलिफ वैल्यूज लेते हैं तो हमारे पास 80 बिलियन सिविलाइजेशन के नंबर भी आते हैं और 50 मिलियन सिविलाइजेशन के नंबर भी आते हैं। तो अगर आप कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं तो 50 मिलियन और अगर आप थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं तो 80 बिलियन तक आता है। लेकिन इस इक्वेशन में हमें वन सिविलाइजेशन का जवाब भी मिलता है और वो वन सिविलाइजेशन कौन सी होगी? वो हम खुद हैं। तो ये क्वेश्चन हमें ये भी बताती है कि हो सकता है सिर्फ एक सिविलाइजेशन हो और वो इंसान है। मुझे अमूमन लोग ये पूछते हैं कि आपका अपना जाती ख्याल क्या है, क्या एलियन एग्जिस्ट करते हैं? जी हाँ, मैं ये समझता हूं कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि कुरान मजीद में ये चीज साफ साफ लिखी हुई है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन जब बनाए तो उनके बीच में मुख्तलिफ जानदारों को फैला दिया और अल्लाह ताला ही उनको वापस इकट्ठा करने की कुदरत रखते हैं। इससे साफ नजर आता है कि हमारे अलावा भी ऐसे क्रिएचर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये क्रिएचर्स कहाँ मिलेंगे, इनको हम कैसे ढूंढेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा अपनी आने वाली वीडियो में, जो कि इसका पार्ट 2 होगा। हो सकता है वो एलियंस आपकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ हों, वो खौफनाक ना हो, बल्कि वो छोटे छोटे बैक्टीरियाज हों या इन जैसी कोई लाइफ की शक्ल हो। पिछली वीडियो में हमने एलियंस की मौजूदगी को पढ़ा था और फ्रैंक ड्रेक की एक इक्वेशन को देखा था। इस इक्वेशन से हमें ये पता चल सकता है कि कितनी एलियन सिविलाइजेशन हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं। आपको ये इक्वेशन इस वक्त अपने सामने नजर आ रही है जिसमें n हमें ये बताता है कि कितनी सिविलाइजेशन हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको बहुत से वेरिएबल्स नजर आएंगे जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मसलन आप r को ले लीजिए, ये है रेट ऑफ स्टार फॉर्मेशन इन आर गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी में कितनी जल्दी स्टार्स पैदा हो रहे हैं वो बताएगा हमें r, और उन स्टार में प्लैनेट्स हैं कि नहीं है ये हमें बताएगा f। तो जो स्टार पैदा हो रहे हैं उनमें कितने प्लैनेट्स बन रहे हैं, उन प्लैनेट्स में कितने प्लैनेट्स ऐसे हैं जो गोल्डीलॉक जोन में मौजूद है, ऐसी जोन में मौजूद है जहां पर इकोसिस्टम अवेलेबल है, या ऐसी जोन में मौजूद है जहां पर लिक्विड पानी मौजूद है ताकि वहां पर लाइफ बढ़ सके। और उन प्लैनेट में से कितने प्लैनेट ऐसे हैं जहां पर बाकी एलिमेंट भी मौजूद हैं जो कि लाइफ की शुरुआत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। FI हमें यह बताता है कि वो जो लाइफ है क्या वो इंटेलिजेंट भी हो सकती है, क्योंकि हमारी लाइफ को इंटेलिजेंट होने में 4 बिलियन साल लगे। 4 बिलियन सालों के बाद इंसान दुनिया में आया, तो क्या वो लाइफ इंटेलिजेंट भी है? और अगर वो लाइफ इंटेलिजेंट है तो क्या उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली आई है, बहुत कम वक्त पहले आई है। तो क्या उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है? और आखिरी बात ये कि क्या वो इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं जब हम एग्जिस्ट करते हैं? क्या उनका टाइम हमारी टाइम के साथ मैच करता है, या वो हमारे आने से पहले खत्म हो चुके हैं, या वो हमारे आने के बहुत बाद जाकर आएंगे, अभी वो डेवलपिंग स्टेज में हैं? तो ये वो सारे वेरिएबल्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वहां से हम नंबर ऑफ सिविलाइजेशन इन मिल्की वे निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो
इसके जवाब बिलियंस ऑफ सिविलाइजेशंस भी आए, मिलियंस ऑफ सिविलाइजेशंस भी आई और एक सिविलाइजेशन भी आई जो कि यकीनन हम मौजूद हैं। यही क्वेश्चन मैंने आपको और तरीके से दिखाई है। इसमें जो सबसे अहम चीज है, जो मेरे नजदीक सबसे अहम चीज है, वो है पानी। पानी यानी वाटर की मौजूदगी, क्योंकि वाटर की मौजूदगी जहां पर होगी वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमें कोई एलियन लाइफ मिल सके। एक मिसकंसेप्शन जो मेरी पिछली वीडियो से राइज हुआ वो मैं दूर करता जाऊं कि जब मैंने ये ग्राफ दिखाया था तो आपने इसके वर्टिकल एक्सिस पे देखा होगा, इसे हम मैस ऑफ स्टार रिलेटिव टू सन कह रहे हैं, यानी ऐसे स्टार्स जिनका मैस सन के मुकाबले में कितना है। मसलन ये जो स्टार है इसका मैस सन के मैस के बराबर है, जबकि इस स्टार का मैस सन के मैस के हाफ है, और ये जो स्टार है इसका मैस सन के मैस के दुगना है, 2 टाइम्स है। तो जैसे जैसे सन के मुकाबले में जो हम स्टार्स देख रहे हैं उनका मैस बढ़ता जाएगा, गोल्डीलॉक रीजन या हैबिटेबल जोन दूर होती जाएगी। स्टार का मैस बढ़ेगा, हैबिटेबल रीजन जो है वो दूर होता जाएगा। स्टार अगर बहुत ज्यादा मैसिव है तो उसका हैबिटेबल रीजन बहुत दूर है। ये वो रीजन है जिसमें लिक्विड पानी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है और इसमें लाइफ के मौजूद होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन थी जो राइज हो रही थी। हम अब देखते हैं जुपिटर की तरफ। जुपिटर हमारे प्लेनेट का सबसे बड़ा सैयारा है, प्लेनेट है, और अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो हम ये समझते थे कि हमेशा छोटे प्लैनेट्स पहले होते हैं, सूरज के करीब होते हैं, और बड़े प्लैनेट्स बाद में होते हैं, जैसा कि हमें अपने सोलर सिस्टम में नजर आ रहा है। लेकिन जब हमने दूसरे सोलर सिस्टम देखे तो सूरत हाल कुछ ऐसी नहीं थी। साइंसदानों को सबसे पहला मसला जो प्लैनेट्स को डिटेक्ट करने में आया वो सूरज की बहुत ज्यादा रोशनी थी। क्योंकि सूरज बहुत ज्यादा रोशन है, उसके सामने प्लैनेट्स नजर नहीं आते। अगर आप जमीन को सूरज के सामने देखें तो वो आपको बाल के बराबर नजर आएगी, यानी आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, आप उसकी मोशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए बड़े बड़े प्लैनेट्स को भी आप सूरज के सामने डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर हम इन प्लैनेट्स को कैसे देखें, हम इनकी खोज कैसे लगाएं और कैसे ये बता सकते हैं कि इन पर लाइफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं। इसका हल निकाला 2 साइंटिस्ट ने जिनका नाम था पॉल बटलर और मार्सी। इन्होंने एक यूनिक तरीका निकाला जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सूरज के पास प्लैनेट्स मौजूद हैं या ये ऐसा सूरज है जिसके पास प्लैनेट्स मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने सूरज को सबसे पहले देखा और फिर उन्होंने जुपिटर की तरफ गौर किया, क्योंकि जुपिटर का वजन बहुत ज्यादा है और यह बहुत बड़ा सियारा है। तो यह सूरज को एक डांस करने पर मजबूर करता है, यह सूरज को वॉबल करने पर मजबूर करता है, यह सूरज को घुमाता है। हम यहां पर बैरी सेंटर का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमारी किताबों में हमेशा यह लिखा होता है कि तमाम प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं। दर हकीकत यह स्टेटमेंट ठीक नहीं है, बल्कि पूरा सोलर सिस्टम एक नुक्ते के गिर्द घूमता है जिसे हम बैरी सेंटर कहते हैं। यह नुक्ता सूरज के बाहर भी मौजूद हो सकता है और अगर हम तमाम प्लैनेट्स के मैस को ऐड करें तो हमें एक यूनिक नुक्ता नजर आएगा और सूरज भी इसके गिर्द घूमता है, बाकी प्लैनेट्स भी इसके गिर्द घूमते हैं। यहां पर मैंने आपको बैरी सेंटर दिखाया है, सूरज के बाहर मौजूद है। यह वो पॉइंट है जिसके गिर्द हमारी तमाम सोलर सिस्टम मूव कर रहा है, सूरज भी इसके गिर्द घूम रहा है। सूरज का सेंटर ऑफ मैस देखें तो उसके अंदर है। इसी तरीके से बाकी जो तमाम प्लैनेट्स हैं वो भी बैरी सेंटर के गिर्द घूमते हैं और याद रखिए कि बैरी सेंटर हमेशा चेंज होता रहता है। ये फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, बल्कि ये हर वक्त कैलकुलेट किया जाता है और ये चेंज होता रहता है। तो जब हम सूरज की तरफ देखते हैं तो सूरज वॉबल करता है और उसकी वजह जुपिटर है, क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा सा है और सूरज के गिर्द घूमता है तो वो सूरज को बैरी सेंटर के करीब घूमने पर मजबूर कर देता है। तो आसान तरीका है, अगर एक सूरज मूव कर रहा है बैरी सेंटर के गिर्द तो इसका मतलब यह है कि उसके पास एक प्लेनेट है, क्योंकि वो प्लेनेट ही उसको मूव करने पर मजबूर कर रहा है। यह एक बड़ी जबरदस्त डिस्कवरी थी और हमने सोचा कि क्यों ना हम सूरज को देखें कि क्या वो वाकई मूव कर रहे हैं, डिफरेंट स्टार्स को देखें वो मूव कर रहे हैं। और जब स्टार मूव करते हैं तो उनसे 2 किस्म की रेज हमें निकलती हुई महसूस होती हैं। वैसे तो हमें पता है कि स्टार हमें येलो कलर के अमूमन नजर आते हैं, लेकिन अगर कोई स्टार हमारी तरफ मूव कर रहा है, हम यहां पर देख रहे हैं, तो डॉपलर इफेक्ट हमें यह कहता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, उसमें से जो रेज निकल रही है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएंगी और वो हमें नीले रंग का नजर आना शुरू हो जाएगा। और अगर वो सूरज या वो स्टार हमसे दूर जा रहा है तो उसकी रेज की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी और वो हमें रेड कलर
का नजर आएगा। तो रेड कलर का नजर आया तो हमसे दूर जा रहा है, और नीले रंग का नजर आया तो हमारे पास आ रहा है। पर सूरज और स्टार, इनका ऑर्बिट बहुत छोटा होता है, तो हमें उतनी शिफ्ट नहीं मिलती। पर अगर आप यहां पर देखें तो आपको नजर आ रहा है कि जैसे जैसे ये स्टार मूव करता है तो इसका जो कलर हम रिसीव करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट की आती हैं, वो येलो, ऑरेंज और ग्रीन कलर के बीच में बदलती रहती हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि ये सूरज मूव कर रहा है। तो हमने सूरज की मूवमेंट को तो नोट कर लिया, पर उससे पहले कि हम किसी भी सितारे तक पहुंचते, 2 स्विस साइंटिस्ट ने ऑलरेडी एक सोलर सिस्टम और उसमें मौजूद प्लेनेट के को डिस्कवर कर लिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 51 पैग की। ये एक सोलर सिस्टम है। अगर आप इस सोलर सिस्टम का सूरज देखें तो हमारे सूरज से बड़ा है, दुगना है तकरीबन। ये हमारा जुपिटर है, सोलर सिस्टम का जुपिटर है। पर अगर आप 51 पैग बी को देखें तो ये जुपिटर इस सन का है, और इसकी वजह से ये सन मूव करता है। तो ये काफी बड़ा जुपिटर है। जिस तरीके से ये सन बड़ा है उसी तरीके से इसका जुपिटर भी बड़ा है। इसमें एक और अहम बात हमें जो नजर आई वो ये कि इसका चक्कर सूरज के गिर्द सिर्फ 4 दिन में मुकम्मल हो जाता है। यहां पर आप देखें तो ये ग्राफ 2 से शुरू होता है और 6 के बाद खत्म हो जाता है। तो 4 दिनों में ये अपना पूरा सर्कल इसके गिर्द कंप्लीट कर देता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट बड़े अरसे ये समझते रहे कि ये रीडिंग्स, ये वैल्यूज, ये मेजरमेंट्स ठीक नहीं है। और इसकी वेलोसिटी भी वेरी करती है। उसकी वजह यह है कि ये एलिप्टिकल फॉर्म में ऑर्बिट करता है। हमारा सोलर सिस्टम ज्यादातर सर्कुलर फॉर्म है, जबकि ये एलिप्टिकल फॉर्म में मूव करता है। ये इंसानों के लिए एक बड़ी हैरानकुन बात थी। फिर कुछ अरसे बाद और साइंटिस्ट ने कुछ और प्लैनेट्स को भी डिस्कवर किया, मसलन 47 मेजोरिस जो है उसको डिस्कवर किया। और फिर एक शुरू हो गई चाल जिसमें हम मुख्तलिफ प्लैनेट्स को डिस्कवर करते जा रहे थे और हर जगह पर हमें प्लैनेट्स मिल रहे थे। इससे हमारे ये भी कॉन्सेप्ट ठीक हो रहे थे कि जरूरी नहीं है कि हर वक्त बहुत छोटे सियारे सूरज के पास हों, बल्कि यह भी हो सकता है कि बड़े सियारे सूरज के पास हों और छोटे सियारे दूर हों। हमारी लाइफ एग्जिस्ट अगर अर्थ पे करती है तो उसमें सूरज के साथ साथ जुपिटर का भी बहुत बड़ा हाथ है। उसकी वजह यह है कि ये जो सर्कुलर मोशन हमें नजर आता है, ऑर्बिट नजर आता है, इसमें जुपिटर की ग्रेविटी का भी बहुत बड़ा हाथ है। और उसके साथ साथ जो एस्ट्रॉयड बेल्ट से हम महफूज हैं उसमें भी जुपिटर की ग्रेविटी का बहुत बड़ा हाथ है। तो हमें एक तरफ से जुपिटर खींचता है, दूसरी तरफ से सूरज खींचता है और हम बीच में मूव कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ जब भी कोई एस्ट्रॉयड, बड़ा एस्ट्रॉयड हमारी तरफ आने की कोशिश करता है तो हमें इस तरफ से जुपिटर प्रोटेक्ट करता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है, जबकि दूसरी तरफ तो सूरज मौजूद है जो कि किसी भी एस्ट्रॉयड को आगे नहीं आने देगा। तो इस तरीके से जमीन की तरफ बहुत कम एस्ट्रॉयड आते हैं, बहुत कम मेटेओराइट्स आते हैं। तो जुपिटर का हमें बहुत ज्यादा फायदा है। और हमने ये भी देखा कि जुपिटर जैसे बड़े सियारे सूरज के करीब भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा दूर हों। हमारी गैलेक्सी में 5% स्टार ऐसे हैं जिनके पास जमीन जैसे प्लैनेट्स मौजूद हैं। तो ये 10 बिलियन प्लैनेट्स बनते हैं। 10 बिलियन प्लैनेट्स में जिंदगी मौजूद हो सकती है, उसके चांसेस मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि ये रॉकी हैं, इनमें सैंड भी मौजूद है और शायद इनमें पानी भी मौजूद होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कुरान मजीद में भी जिंदगी को सर्च करने के लिए, तलाश करने के लिए कुछ बहुत बेसिक किस्म की सर्च कैटेगरीज दी गई हैं। मसलन कुरान मजीद में यह बताया गया है कि हर चीज पानी से शुरू हुई, हर जानदार, हर क्रिएशन पानी से शुरू हुआ। तो इसलिए मेरे नजदीक ये बहुत जरूरी है कि हम हर उस जगह को देखें जहां स्पेस में हमें पानी नजर आता है, पानी मिलता है, क्योंकि क्रिएशंस के बारे में यह बताया गया है कि इंसानों को पानी के साथ मट्टी से बनाया गया। तो पानी के साथ एक एडिशनल चीज इस्तेमाल की गई जो कि मट्टी है, और इस पर मैं अलग वीडियो बना चुका हूं कि मट्टी में कैसे पेप्टाइड्स होते हैं, जिनको मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं कि एक आयत में हमें ये नजर आता है कि क्रिएशन हमसे ज्यादा है और वो मुख्तलिफ आसमानों और जमीन में फैले हुए हैं। ये चीज भी हमें बताई गई है कि वो सब पानी से बने हुए हैं। इंसान अलबत्ता पानी के साथ मट्टी से बना हुआ है। तो जो यूनिवर्सल एलिमेंट है हमें बनाने का वो पानी है। तो हमें पानी को तलाश करना पड़ेगा, पानी कहां कहां पर मौजूद है, और यकीनन हमें वहां पर कहीं ना कहीं लाइफ भी मिलेगी। तो मेरे नजदीक पानी को ज्यादा से ज्यादा स्पेस में सर्च करना चाहिए। आपको हैरानी होगी जान के कि अभी तक जो पानी का सबसे बड़ा रिजर्वायर हम स्पेस में तलाश कर चुके हैं वो एक ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा रहा है। तो ये पानी का एक बहुत बहुत बड़ा रिजर्वायर है। इसी तरीके से जहां जहां हमें पानी नजर आए वहां पर हमें जिंदगी के आसार नजर आ सकते हैं। तो जरूरी है कि हम स्पेस में पानी को सबसे ज्यादा अहमियत दें, और याद रखिए जहां जहां पानी खत्म हो जाता है वहां जिंदगी के आसार भी खत्म हो जाते हैं। हम ये जान चुके हैं कि मार्स में हमें पानी के शवाहिद मिल रहे हैं। हो सकता है कि मार्स में हमें जिंदगी भी मिल जाए, पर क्योंकि पानी
मार्स पर ख़त्म हो गया, इस वजह से शायद वहाँ पर ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई, पर अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि मार्स पर ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। मैं आपको बार बार इंटेलिजेंट लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो आपका इंटेलिजेंट लाइफ के बारे में क्या ख्याल है? अपने कमेंट्स में मुझे लिखिए और मुझे ये भी बताइए कि एक इंटेलिजेंट लाइफ में सिर्फ इंसान ही आते हैं या उसके अलावा भी कोई चीज़ इंटेलिजेंट लाइफ में आ सकती है। तो आपने अपने कमेंट्स में मुझे इस बात का ज़रूर जवाब देना है। क्या आपने कभी सोचा है कि ज़मीन शऊर रखती है? अगर मैं ये सवाल आपसे 10 साल पहले पूछता तो आपका समझना जायज़ होता कि ये सूडो साइंस है। ये वो सवाल है जिसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या ये दरख्त शऊर रखते हैं? चले इस सवाल को मैं आसान कर देता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ, सवाल को रिफ्रेम करते हैं कि क्या प्लैनेट ज़मीन जहानत रखती है? अब आप कहेंगे कि ये कैसा सवाल है। कुछ लोग कहेंगे बिल्कुल जी, हम तो शुरू से ही कह रहे थे ज़मीन जहानत रखती है। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो साइंस से मुबर्रा है, ये सवाल साइंस से बाहर है। चलें इस सवाल को एक स्टेप और नीचे कर लेते हैं। पहले मैंने कहा शऊर रखती है, फिर मैंने कहा इंटेलिजेंस जहानत रखती है। हम इससे भी नीचे आ जाते हैं। क्या ये प्लैनेट जिस पर हम रहते हैं ज़मीन, क्या ये कॉग्निशन रखती है? ये इदराक रखती है? अब अगला सवाल ये होगा कि इदराक किस चीज़ का? तो मैं आपके लिए आसानी पैदा करता हूँ और आसानी ये है कि इदराक लाइफ का, इदराक ज़िंदगी का। क्या हमारा प्लैनेट ये कॉग्निशन रखता है कि यहाँ पर लाइफ मौजूद है? ये सवाल मैंने नहीं पूछा, ये सवाल पूछा साइंसदानों ने, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने पूछा। मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसके पीछे मुझे ग्रीन स्क्रीन चाहिए होगी और एनिमेशन चाहिए होगी। लेकिन क्योंकि मैं नथिया गली आया हुआ था और जब मैं ज़मीन को देख रहा था, इसकी खूबसूरती को देख रहा था, तो मैं मुसलसल ये सोच रहा था कि क्या प्लैनेट्स इदराक रखते हैं? अगर ये साबित हो जाता है कि प्लैनेट्स इदराक रखते हैं ज़िंदगी का, तो उससे अगला सवाल होगा कि क्या प्लैनेट्स ज़िंदगी के लिए, उसको बचाने के लिए या उसके सर्वाइवल के लिए इंटेलिजेंस भी रखते हैं? और अगर ये भी साबित हो जाता है कि प्लैनेट्स इंटेलिजेंस रखते हैं, तो फिर उससे अगला सवाल होगा कि क्या प्लैनेट्स शऊर भी रखते हैं, कॉन्शियसनेस भी रखते हैं? ये सवाल पूछा बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने, और फिर उन्होंने इस माइंड एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया और बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिश किया। उन्होंने ये बताया, इसकी तफसील में जाए बगैर, क्योंकि उस पर एक वीडियो मैं बड़ी तफसील से बनाऊंगा, कि प्लैनेट्स इदराक रख सकते हैं, कॉग्निशन रख सकते हैं। क्या ज़मीन इदराक रखती है? जी नहीं। उन्होंने कहा कि ज़मीन अभी इतनी इवॉल्व नहीं हुई कि वो लाइफ का इदराक रख सके, लेकिन लाइफ जब भी किसी प्लैनेट पर आती है तो वो उस प्लैनेट को बदल देती है। मसलन एक छोटी सी एग्जांपल ले लीजिए, फोटोसिंथेसिस। जब हमारी ज़मीन पर फोटोसिंथेसिस आई तो उसने हमारी ज़मीन का हुलिया ही बदल दिया। अब ज़मीन पहले जैसी ज़मीन नहीं रही, अब ज़मीन फ़र्क आ चुका था। तो फोटोसिंथेसिस एक छोटी सी चीज़ है जिसने ज़मीन को एक बायोस्फीयर बनाया और यहाँ पर लाइफ पनपने और फूलने लगी। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सी और चीज़ें हैं जिन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन अब आखिर में मैं आपको ये खूबसूरत सीनरी भी दिखाना चाह रहा था और मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपका क्या ख्याल है, क्या हमारी ज़मीन इदराक रखती है? नंबर 1 सवाल। नंबर 2, क्या हमारी ज़मीन ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए अपने वेदर्स को खुद ब खुद बदल सकती है? छोटा सी एग्जांपल है। और नंबर 3, क्या हमारी ज़मीन कॉन्शियस है? क्या हमारी ज़मीन की मेमोरी है? क्या हमारी ज़मीन याददाश्त रखती है बिल्कुल हमारे माइंड की तरह? ज़मीन कॉन्शियस है कि नहीं है? आपने अपने सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन इन सब सवालों के जवाब में जो पहला सवाल है कि ज़मीन या बड़े प्लैनेट्स इदराक रखते हैं, मैं मुकम्मल वीडियो बनाने जा रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन से प्लैनेट्स हैं जिनको साइंसदान ये कहते हैं कि वो कॉग्निशन रखते हैं, वो इदराक रखते हैं, वो पार्शली इंटेलिजेंट प्लैनेट्स हैं। उनमें क्या क्या खसूसियात होंगी और अभी ज़मीन को उन तक पहुँचने के लिए कुछ इर्तिका के मनाजिल तय करने बाकी हैं। हम ये जानते हैं कि यूरोपा पर पानी मौजूद है। यूरोपा जुपिटर का एक चांद है जिसे आप एक दूरबीन के ज़रिए ज़मीन से भी देख सकते हैं। तो क्या वहाँ पर ज़िंदगी भी मौजूद है?
और अगर वहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है तो उसको तलाश करने के लिए क्या तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले यूरोपा के बारे में बताना चाहूँगा कि वहाँ पर हमें श्नॉप्स मिल चुके हैं। पानी तो मिल ही चुका है। श्नॉप्स यानी कार्बन, हाइड्रोजन, C, H से हाइड्रोजन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, P से फॉस्फोरस, S से सल्फर। याद रखने ये वो एलिमेंट्स हैं जो कार्बन बेस्ड लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, श्नॉप्स। तो हमें इससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि वहाँ पर ज़िंदगी हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा मिनरल वहाँ पर मौजूद है वो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हमने यूरोपा तक जाना कैसे है? 2024 में नासा ने एक लॉन्च प्लान की है जो कि स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए लॉन्च होगी और वो सीधी जाएगी यूरोपा पर। ये वो लॉन्च है जो किसी किस्म का ग्रेविटी असिस्ट नहीं लेगी। इसका मतलब यह है कि ये किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी को अपने मोशन को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। 10 मीट्रिक टन वेट लेकर जाएगी और इसकी स्पीड होगी 39,600 किलोमीटर। मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि ये फ्लोरिडा से लॉन्च होगी और 2023 में जो मून पर मिशन जा रहा है उसके लिए भी फाल्कन हैवी रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि इस रॉकेट को स्पेस एक्स ने बनाया है तो इसके जो बूस्टर हैं, फ्यूल बूस्टर चैम्बर्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जब स्पेस से ये रॉकेट बाहर की तरफ निकलेगा तो वो वापस ज़मीन पर आ जाएंगे, ज़मीन पर लैंड कर जाएंगे। स्पेस में एंटर होते हुए फर्स्ट स्टेज चैम्बर इससे अलग होगा पेलोड से और वो भी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर वापस आ जाएगा, जबकि पेलोड यूरोपा की तरफ डायरेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको इस लॉन्च तस्वीर में दिखाई जा रही हैं। इस पेलोड को यूरोपा तक पहुंचने के लिए 2 साल चाहिए। तो 2024 में हम इसे लॉन्च कर रहे हैं और 2026 में ये यूरोपा पर पहुंचेगा। यूरोपा पर 4 ऐसे इलाके हैं जहां पर हमने आइडेंटिफाई किया कि इसे उतारा जा सकता है। ये इलाके इक्वेटर के पास हैं और उनमें से किसी भी जगह पर हम इसे उतार सकते हैं और जैसे हम इसे उतारेंगे तो ये फ़ौरन ड्रिलिंग शुरू कर देगा। लेकिन अभी एक जिन बीच में मौजूद है और ये बहुत बड़ा जिन है जुपिटर, क्योंकि जुपिटर एक बहुत बड़ा प्लैनेट है और इसी वजह से उसकी एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है। वहाँ पर रेडिएशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड ज़मीन से 20,000 गुना ज़्यादा है और वहाँ पर जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की वो 15 किलो रैड पर डे, एक दिन में 15 किलो रैड है। लेकिन अगर आप मार्स का मुआवजा करें तो वहाँ पर 6 किलो रैड रेडिएशन है पर ईयर। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर कितनी रेडिएशन है। एक स्पेसक्राफ्ट जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगा तो वहाँ पर उसे चार्ज एनवायरनमेंट नज़र आएगी, उसकी बॉडी पर चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा और चार्ज हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो हमें उसे डिस्चार्ज करना होता है। ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है जो कि इस स्पेसक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमें उसे मुसलसल डिस्चार्ज भी करना है और उसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड से भी बचाना है। मैं आपको यहाँ पर एक क्रायोबॉट दिखा रहा हूँ जो कि ये लैंडर्स जब यूरोपा पर उतरेंगे तो उसके फ़ौरन बाद इन क्रायोबॉट्स की मदद से उसकी सरफेस पर जो आइस है उसमें ड्रिल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उस आइस के नीचे है पानी। इन क्रायोबॉट्स की जो टिप है वो गर्म होती है, वहाँ से पानी की शावरिंग होती है, गर्म पानी आइस की तरफ निकलता है और वो वार्म टिप होती है। तो पानी आइस को आहिस्ता आहिस्ता कुछ पिघलाता है और उसके बाद ये प्रेशर देते हैं और जिस तरह बोर करते हैं उसी तरीके से ये बर्फ़ को तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। अब अगर इसकी टिप गर्म है तो इस एनर्जी की भी ज़रूरत है और वो एनर्जी आती है फिशन रिएक्टर से। इसके अंदर फिशन रिएक्टर होता है या रेडियो आइसोटोप हीटिंग के ज़रिए। ये 2 तरीके हैं जिसके ज़रिए इसे इस्तेमाल किया जाता है और ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम आइसलैंड में भी कर चुके हैं। हम ऑलरेडी आइसलैंड में एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं और ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन अप्लाइड फिज़िक्स डिपार्टमेंट ने। उन्होंने वहाँ पर इससे जब आइस के अंदर धकेला तो इसने 10 मीटर का सफ़र 1 घंटे में तय किया। ये इसकी स्पीड है। और उसके बाद इस पर बहुत सी इम्प्रूवमेंट की गई। इस पर स्प्रे बॉटल्स लगाई गई जो कि गर्म पानी को स्प्रे करती हैं जहाँ पर इसने करना होता, आगे ड्रिल करना है और उस
के साथ साथ इससे कम्युनिकेशन में भी बहुत मदद मिली। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि बर्फ़ में रेडियो फ्रीक्वेंसीज और रेडियो वेव्स काम नहीं करती। इस सवाल का जवाब आपने मुझे देना है कि क्यों नहीं करती। मैं ये एंड में पूछना चाह रहा था, लेकिन अब बीच में जिक्र है, तो अब मैं देखूंगा कि कमेंट्स में किसने लिखा है कि रेडियो स्पेक्ट्रम बर्फ़ में, अगर बर्फ़ की दीवार है तो उसके पार रेडियो सिग्नल क्यों नहीं जाता। अब रेडियो सिग्नल तो जा नहीं सकता, हमने मदद ली लेज़र से। इस क्रायोबॉट के साथ साथ हम एक फाइबर ऑप्टिक भी बिछा रहे होते हैं, जो कि वहाँ से जितना भी डाटा है जो क्रायोबॉट इकट्ठा कर रहा है अपने कैमरों के ज़रिए, अपने सेंसर्स के ज़रिए, वो उस फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए सरफेस पे पहुँच रहा है यूरोप। और इस तरीके से कम्युनिकेशन नेटवर्क इस तरीके से बचाया जा रहा है। जब ये क्रायोबॉट एक मरतबा बर्फ़ को तोड़ता हुआ नीचे पानी में जाएगा, पानी में पहुँचेगा, तो इसमें से 4 आर्टिफिशियल मछलियाँ निकलेंगी। इन मछलियों को हाइड्रोबॉट्स कहा जाता है, पानी के रोबोट्स कहा जाता है। इनके अंदर प्रोपल्शन इंजन लगे होते हैं और मछलियों की तरह तैरते हुए ये उस समंदर का जायज़ा लेना शुरू कर देंगे। इनके अंदर कैपेसिटी है और इंस्ट्रूमेंटेशन है कि ये पूरे सी के बेड फ्लोर को, उसकी सतह को मैप कर सकते हैं और सिग्नल्स जो हैं वापस भेजती रहती हैं क्रायोबॉट को, और उसके ज़रिए फाइबर ऑप्टिक्स, और फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए हम तक ज़मीन तक पहुँचता रहेगा। और जब ये चार्ज, क्योंकि इनको भी एनर्जी चाहिए, ये तैर रही हैं, जब ये पूरी चार्जिंग ख़त्म कर बैठती हैं तो ये दोबारा क्रायोबॉट की तरफ आती हैं और क्रायोबॉट इनको चार्ज करता है। लेकिन वहाँ पर एनर्जी कहाँ से आती है? वहाँ पर एनर्जी आती है जुपिटर से, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से वहाँ पर टाइडल वेव्स प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे चांद की वजह से हमारे समंदरों में टाइडल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इन टाइडल वेव से हम ज़मीन पर भी एनर्जी हासिल कर सकते हैं और यही टाइडल वेव्स हमें एनर्जी देती हैं यूरोपा पर। तो वहाँ पर टाइडल एनर्जी हासिल की जाती है और उनके ज़रिए इन मछलियों को चलाया जाता है और वो मछलियाँ फिर वापस आती हैं। अगर आप इस क्रायोबॉट की बात करें तो जो एक्सपेरिमेंट ज़मीन पे किए उसमें जब इसका डायमीटर, क्रायोबॉट की बात हो रही है, हमने लिया 25 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ थी 2.5 मीटर और डायमीटर था इसका 25 सेंटीमीटर। तो इसे 10 साल लगे इस बर्फ़ को तोड़ने के लिए, यानी अगर उस बर्फ़ को तोड़ना है तो इसे 10 साल लगेंगे नीचे पानी तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर 25 से बढ़ाकर इसका डायमीटर कर दें 50 सेंटीमीटर, बड़ा कर दिया, और इसका लेंथ जो है वो 5 मीटर रख दी जाए, डबल कर दी, तो अब इसे 4 साल चाहिए उस बर्फ़ को तोड़ के नीचे जाने के लिए। तो ये हम पर डिपेंड करता है, हमारे डिज़ाइन पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से, क्या हम बड़ा क्रायोबॉट लेके जाना चाहेंगे तो उस लिहाज से हमें फ्यूल भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि हम दूसरे प्लैनेट के एक मून पर जा रहे हैं। ये डिसीजन हमारा होगा। अब ये मछलियाँ वहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल को भी डिटेक्ट करेंगी, वहाँ पर लाइफ को डिटेक्ट करेंगी, वहाँ पर माइक्रोब्स को डिटेक्ट करेंगी, वहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स को डिटेक्ट करेंगी जो कि हमें ज़िंदगी के बारे में कुछ शवाहिद दे सकते हैं। इनका काम यह है कि इन्होंने पूरा सी बेड फ्लोर डिटेक्ट करना है, उसको रीड करना है, उसको स्टडी करना है, उसको एनालाइज करना है और वो सारा डाटा हमारे पास भेजना है कि हम देख सकें कि क्या वहाँ पर लाइफ मौजूद है। लेकिन एक बहुत बड़ा ख़तरा ये भी होता है कि जब आप ऐसी कोई चीज़ भेज रहे हैं तो वो खुद ज़मीन के माइक्रोब्स वहाँ पर ना ले जाए, और इसलिए इस पूरे इंजन को, इस पूरे सिस्टम को स्टेरिलाइज़ किया जाता है, इसे बहुत ज़्यादा डिसइंफेक्ट किया जाता है ताकि ये ज़मीन की लाइफ वहाँ पर इंट्रोड्यूस ना करवा दें। और इस स्टेरिलाइजेशन के लिए हमें कई महीने भी लग सकते हैं। इसका एक पूरा सिस्टम है जो कि मैं कई वीडियोस में बयान कर चुका हूं कि किस तरीके से और किस लेवल की, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, 5 लेवल होते हैं स्टेरिलाइजेशन के। 5 लेवल की स्टेरिलाइजेशन आपको चाहिए होती है। तो इस तरीके से हम जा रहे हैं यूरोपा पर लाइफ को ढूंढने के लिए। अगर 2024 में जाएंगे तो 2026 में पहुँचेंगे, और अगर 10 सालों वाला क्रायोबॉट यूज़ किया तो फिर हम 2036 तक नीचे पहुंचेंगे और 2036 के बाद जाकर हम लाइफ को ढूंढना शुरू कर देंगे। और अगर हमने बड़ा क्रायोबॉट यूज़ किया तो हम 2026 से 4 साल 2030 और 2030 के बाद हम लाइफ को ढूंढना शुरू करेंगे। तो दोनों कंडीशंस में हमें 2030s में या अर्ली 30s में या लेट 30s में हमें पता चलेगा कि क्या यूरोपा पर लाइफ मौजूद है या अभी हमारा सफ़र जारी है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।